हाँ जी, कैसे हो? हाँ बताओ यार, क्या हाल चाल। कंपनीज एक्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं और पिछला लेक्चर आपके पास जा चुका है। कैसा लगा? मैं आपसे बहुत नाराज हूं। कह रहे अरे मैम क्यों नाराज, क्यों? तुमने मुझे ज्यादा बताया ही नहीं कैसा लगा, टॉपिक समझ में आए या नहीं आए, अल्ट्रा वायर्स कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंडोर मैनेजमेंट में मजा आया या नहीं आया, ऑल्टर ईगो में डायरेक्टर्स फ्रॉड हैं, लायबल कर हैं, वहां पे कहीं ना कहीं क्या आपको ये बात समझ में आया? आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। केस स्टडीज कुछ याद हुए या नहीं? जरूर से कहीं ना कहीं पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। और ये सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज है एंड सेटिंग अप के पेपर में भी चैप्टर 2 आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज ही है। आप मेक श्योर करिएगा आप सेटिंग अप का भी वो वाला लेक्चर, लास्ट वाला लेक्चर, दैट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेटिंग अप, देख के आएंगे। उसी के बाद आइएगा और इस चैप्टर को कंटिन्यू करिएगा। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स। ओ क्या मैं अपना नाम बताना भूल गई? आप जानते ही हो, मैं हूं आपकी दोस्त CACS नवनी भाटिया और मैं पढ़ाती हूं आप सबको मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे मैम क्या? CS नवनी पढ़ाती है CS, कंपनी लॉ का C और सेटिंग अप का S। कह रहे मैम शॉर्टकट्स ही शॉर्टकट्स, एग्जैक्टली। लाइफ अगर हो उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स तो बहुत जल्दी बन जाओगे आप भी CS इन शॉर्टकट्स के थ्रू। आपने कहा मैम बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। ओके, बट प्लीज वॉच द सेटिंग अप का फर्स्ट लेक्चर, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स वहां पर कवर हुए, बहुत सारे टॉपिक्स यहां पर कवर हुए हैं। तो मेक श्योर करिएगा आप कहीं ना कहीं कि आप दोनों ही क्लासेस देखें, बिकॉज ये चैप्टर जो है आपका यहां पर 10 मार्क्स का है अप्रोक्सीमेट और वहां पर भी 10 मार्क्स का है अप्रोक्सीमेट। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस आउट एंड आई होप आप लोग साथ में DPPs जरूर से कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, राइट? आपने कहा मैम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ओके माय डियर किड्स, रेडी एवरीबॉडी? सबसे पहले मैं आपको कराने जा रही हूं, याद करा दूंगी यहीं पे, मेरे संग बोलो 2-20। जब आप मुझे सलामी ठोको कहीं ना कहीं YouTube पे मैम मजा आ गया, मुझे मत कहना मजा आ गया, मुझे तो सिंपली बता देना 2-20। क्या बता दोगे आप मुझे? क्या बता दोगे मुझे? 2-20। अरे राम ये क्या हो गया? कह रहे मैम ये तेजी से चल रहा है, जितना तेजी हमारा दिमाग चलता है उतना तेजी आपका पेन चलता है। ओके, 2-20 आपका सेक्शन है। अगर आप इंग्लिश में बोलो तो इट इज सेक्शन 2 क्लॉज 20। हाउएवर अगर आप नॉर्मली बोलो याद करने के हिसाब से तो 2-20 बोल सकते हो, 220 मत बोलना, ठीक है? 220 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। इट इज सेक्शन 2 क्लॉज 20। आपने कहा मैम ठीक है। एंड कंपनी की बड़ी ही वाहियात डेफिनेशन है। अगर आपके हाथ में आलू टमाटर प्याज है तो अपने पास रख लें, इस डेफिनेशन के बाद फेंकिएगा मत, बिकॉज डेफिनेशन है कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी जो कंपनीज आपकी 2013 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो भी इसमें कवर की जाती हैं। एंड जो पुराने एक्ट में 1956 में लेट्स से आपकी इनकॉर्पोरेटेड, वो भी इसमें कवर्ड मानी जाएंगी। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो कौन कौन सी कंपनीज हमारी कवर हो गई? पुरानी वाली भी और नई वाली भी, दोनों ही आपकी कवर्ड मानी जाएंगी। नई आफ्टर 2013 एंड 1956 के एक्ट में या उससे पहले भी इनकॉर्पोरेटेड थी, वो भी इसी में कवर हो जाएंगी। तो सलाम रहेगा हमारा 2-20 का। जल्दी से बोलो 2-20, 2-20, 2-20, 2-20। सॉर्टेड, ठीक है मैम, ये बात डन हो गई। कह रहे मैम ये हवा में टंगे हुए क्या शब्द हैं? ये हवा में टंगे हुए शब्द नहीं है मेरे बच्चों, ये है कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने कहा हाँ मैम ये कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इनको मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूं एक एक करके। सो आपने कहा मैम बताना स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं आपके संग डिस्कस करती हूं यार सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। कौन सा केस डिस्कस कर रही हूं मैं आपके संग? सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाहती हूं। आपने कहा मैम बताओ, क्या आप ये बात समझते हो कि कंपनी जिंदा है इन द आईज ऑफ लॉ? कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस है और ना इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से लिटरली सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलाइव हो जाते हैं।
अगर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी ना हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में कोई खासा डिफरेंस ना रह जाए। कह रहे हैं मैम अगर आप एक एग्जांपल दे दो तो उससे थोड़ी बात बने। बिल्कुल, मुझे एक बात बताना, आप अपने पड़ोस की दुकान पे जब जाते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या वर्ड यूज करते हो? कह रहे हैं मैम, कहते हैं पप्पू की दुकान पे जा रहे हैं, बाबा की दुकान पे जा रहे हैं, फोटो स्टेट वाले तक जा रहे हैं, ठीक है, परचून की दुकान पे जा रहे हैं, रामू भैया की दुकान पे जा रहे हैं। पर आप में से कितने लोग उस दुकान का कोई सेपरेट नाम जानते हो? कह रहे हैं मैम सेपरेट क्या है, जो मालिक है उसी की दुकान है, और मालिक नहीं होगा तो दुकान का कोई सेंस ही नहीं बनता है बिल्कुल भी। आपने कहा बिल्कुल सही बात है मैम, कोई सेंस नहीं है। अगर आप दुकान पे जाओ और वहां पे वो बंदा ही ना बैठा मिले आपको, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? आपने कहा हाँ मैम, ये बात तो सही बात आपने कही बिल्कुल। हाउएवर कंपनी के संग ऐसा नहीं है। कंपनी के संग कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। भले ही आप कहते हो रिलायंस मुकेश अंबानी साहब का है, परंतु फिर भी जब आपके जियो के नेटवर्क नहीं आते हैं, आप क्या कहते हो? आज जियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, आज मुक्कू के नेटवर्क नहीं आ रहे। मुक्कू मतलब मुकेश अंबानी साहब। क्या कहते हो? कह रहे हैं मुकेश अंबानी के ना नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। डू यू से दिस? डू यू से अरे मुक्कू यार थोड़ा एंटीना अगर घुमा देता ना तो नेटवर्क आ जाते? नो, यू डोंट से लाइक दैट। टाटा के नमक में आयोडीन है या नहीं है, आप ये नहीं कहते रतन भाई थोड़ा आयोडीन और मिला दो। यू नेवर से दैट काइंड ऑफ थिंग। दैट मीन्स कंपनी अपने आप में सेपरेट एग्जिस्ट करती है, और ये तो वो नाम है जिनके लोगों को आप जानते हो। मैं अगर आपको रैंडम नाम फेंकने लगूं ना मुंह पे, एशियन पेंट्स लिमिटेड, फोर्टिस हॉस्पिटल्स लिमिटेड, आईटीसी, आपको इनमें से किसी का हेड नहीं पता होगा, तो आप इन्हें कंपनी के नाम से ही जानते हो। आईटीसी के होटल्स अच्छे हैं, आईटी की सर्विसेज अच्छी है, इस तरीके से आप बोलते हो। द पॉइंट इज आप कंपनी को कंपनी के नाम से पहचानते हो, ना कि उसके मेंबर से, ना कि उसके डायरेक्टरों से। कभी कभी जो फेमस होता है या जो बहुत हाई नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करता है तो फिर भी आप उसे जानते हो, अदरवाइज आप नहीं जानते। दैट मीन्स कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। कंपनी अपनी खुद एक एग्जिस्टेंस रखता है। इट इज incorporated under Companies Act. It is created by law and it is wound up by law. लॉ ही बनाता है और लॉ ही बिगाड़ता है। लॉ ही कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है और वही इसको बंद करता है। आपका हाथ में कुछ भी नहीं है। और इसके संग मैं आपको लैंडमार्क केस स्टडी बता देती हूं, दैट इज सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। आपने कहा मैम इसका रेफरेंस तो हमारा कहीं ना कहीं सेटिंग अप में भी आया था। बिल्कुल जी, अगर आपने सीएस एंट्रेंस की क्लास देखी है कंपनी लॉ की, उसमें भी आता है। सीएस एग्जीक्यूटिव में पेपर 2 कंपनी लॉ में एंड पेपर 3 सेटिंग अप, दोनों में है ये। और मैं तो भैया बार बार बताऊंगी क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये है। कह रहे हैं मैम ये क्या है? ये खूनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैंने लाल पेन से लिख दिया है, आप समझ जाना ये चुड़ैल टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है। आपने कहा मैम ठीक है, अक्सर फंस जाता है इनफैक्ट, ठीक है। इसके पीछे जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूं दैट इज कॉर्पोरेट वेल। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉर्पोरेट वेल। आपने कहा मैम बताओ। कॉर्पोरेट वेल की अगर मैं बात करूं तो वेल एक तरीके का पर्दा है। पर्दा, कर्टेन। कह रहे मैम कैसे कैसे दिखाओ ना, ये देखो अभी मैं गायब हो जाऊंगी, देखो 1 2 3। कह रहे मैम गायब नहीं हुई, देखो देखो मैं गायब हो गई हूं। कह रहे हाँ मैम बस हाथ दिख रहा है, नालायक को हाथ तो दिखेगा ही, ये देखो। कह रहे हाँ मैम आप तो चली गई हो, गायब हो गई हो। ये है कॉर्पोरेट वेल जो दिखता नहीं है। कह रहे मैम कहां टंगा, कहां है? टंगा नहीं है यार, कंपनीज में ये पर्दा पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, जो कंपनी लीगल कर्टेन है ये एक तरीके का, ठीक है, जो दिखेगा नहीं ऑब्वियसली। एंड कंपनी एंड मेंबर्स डायरेक्टर्स को सेपरेट करता है। जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, भले लॉसेस भी हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कहते हैं कंपनी कहीं ना कहीं ये काम कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, कंपनी के लॉसेस हैं, कंपनी के शेयर्स आए, कंपनी ने अच्छा किया, कंपनी का मार्केट में ऐसा रेपुटेशन हो रखा है, एंड सो ऑन एंड फोर्थ। बट ये पर्दा उतना भी नहीं है, हम नहीं झांक के देखते पीछे कौन है। बट कभी कभी ये कर्टेन
हमें लिफ्ट करना पड़ता है जब हमें बू आती है फ्रॉड की। किसकी बू आती है? फ्रॉड की। उन केसेस में हम कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करते हैं और देखते हैं पीछे कौन बैठा है जो ये फ्रॉड करवाने में मदद कर रहा है। ऑब्वियसली कंपनी तो भैया जिंदा आदमी तो है नहीं ना, कंपनी तो डेड है। कह रहे हैं हाँ मैम, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कहने की सेपरेट लीगल एंटिटी है, पर एक्चुअल में तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपने कहा मैम अगर कुछ और एग्जांपल से समझा सकती हो तो बताओ ना, फ्रॉड के केस में बताओ। ओके ठहरो बताती हूं। मैम कैसे बताओगी आप, हमें बताओ ना। चलो जी, कह रहे मैम हमें ना ये कभी सेपरेट लीगल एंटिटी वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। हम स्कूल भी जब जाते थे हमने 11th-12th में पूछने की कोशिश की बट हमें कभी बताया नहीं, हमें समझ नहीं आया कंपनी सेपरेट कैसे है, मतलब क्या सीन है, कैसे है, आगे केस स्टडी आएंगी हमें कैसे याद होंगी। अभी इस एग्जाम्पल के संग आपको याद होंगी और मुझे जरूर से अगले 5 मिनट के लिए सुनिएगा, ठीक है। आपने कहा मैम बताओ क्या हो रहा है। देखो यार, आप सब मेरे प्यारे बच्चे हो और इसलिए आज मैं आप सब के लिए गुड्डा गुड्डी का आप सबके लिए गुड्डा गुड्डी का खेल लेके आई हूं। आपने कहा ओके मैम ये तो पांडा है और ये एक उल्लू है, आउल है। आप इन दोनों का डांस देखने आए हो। बचपन में याद है कैसे गुड्डा गुड्डी का खेल देखा करते थे? कह रहे मैम हमने नहीं देखा तो जाके इंटरनेट पे देख लेना, ठीक है। ओके, आपने कहा मैम ठीक है, हमारे मम्मी पापा शायद हमसे प्यार नहीं करते थे इसलिए हमें कहीं लेके नहीं गए, उन्होंने हमें वो डांस कभी नहीं दिखाया। ओके, आपने इन दोनों का परफॉर्मेंस देखा और आपको बड़ा मजा आया। आपने कहा आज गुड्डा गुड्डिया ने कितना अच्छा डांस किया, या अच्छा नहीं लगा तो आप कहते हो अरे आज मजा नहीं आया, है ना। यही तो होता है ना कठपुतली डांस। पर क्या कभी आप ये कहते हो कि अरे पीछे जो इसके बैठा था और जो डोरी हिला रहा था वो बड़ी बढ़िया डोरी हिला रहा था? क्या आप कभी ये बात कहते हो? नहीं। कह रहे मैम ये कहने की क्या जरूरत है, ये कभी नहीं कहते हम। पर अब अगले एग्जाम्पल के संग सुनिएगा, अगले एग्जाम्पल में आप क्या कहोगे। आपने कहा मैम कहना क्या है। मैं आपके लिए फिर से गुड्डा गुड्डिया का डांस लेके आऊंगी और इस बार जब डांस आया ना तो आपके सामने ये दोनों आ गए। आपने कहा मैम आ गए, परंतु इस बार पांडा के हाथ में एक बम है। इसे पेन मत समझ लेना, ये बम है जो आपकी तरफ आ रहा है। देखो रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी, उल्लू तुम्हें देख रहा है। बम से बचो, ये बम है बम। आपने की ओ माय गॉड मैम, जान बचा के भागेंगे हम और किसी तरीके से इस शो से बाहर निकलेंगे। और जैसे ही वहां पे पुलिस आ जाएगी, कैमरामैन आ जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, आप क्या कहोगे? आप कहोगे जल्दी से जाके उसे पकड़ो जो पीछे बैठा होगा क्योंकि उसने हमें बम से मारने की कोशिश की है। आप ये बात क्यों कहोगे मुझे बताना? आप पुलिस को ये क्यों नहीं कहोगे कि अरे गुड्डा गुड़िया ने फेंका है बम हमारी तरफ? आप ये बात नहीं कहोगे क्योंकि आप भी जानते हो इन द एंड ऑफ द डे वो तो नॉन लिविंग है। उनके हाथ में तो जरूर किसी ने ये बम दिया होगा, इनके हाथ में खुद से नहीं आ सकता। आप दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस देखिए। आपने पहले सिचुएशन में क्या कहा? अच्छा था, बेकार था, व्हाटएवर। बट दूसरी सिचुएशन में आपने पुलिस को क्या कहा? ये नहीं कहा कि गुड्डा ने हमारी तरफ फेंकने की कोशिश की थी, पांडा ने हमारी तरफ फेंकने की कोशिश की थी। आप उस बंदे को ढूंढना चाहते थे जो इसके पीछे, षड्यंत्र के पीछे छुपा था, और वो कोई जिंदा इंसान ही कर सकता है। आप तो सीधे पुलिस को भक्के कह दोगे मैम ने करवाया था, जल्दी से जाके मैम को पकड़ो। हाँ या ना? सोच के बताओ। कह रहे मैम आज रात को नींद नहीं आएगी, वो उल्लू बड़ा ही डरावना है। अरे नहीं, वो बड़ा ही प्यारा उल्लू है। आपने की मैम कहीं ना कहीं ये पर्दा उठाना पड़ा इनके पीछे से असली आदमी को देखने के लिए जब फ्रॉड हो रहा था। आप समझना, किंगफिशर में जब फ्रॉड हुआ तो ये नहीं कहा किंगफिशर ने फ्रॉड किया, आप ये कहते हो विजय माल्या ने करा। जब कहीं ना कहीं सहारा टीवी वाले पकड़ में आए, आपने ये नहीं कहा सहारा ने हमें बेसहारा कर दिया, आपने कहा सुब्रत रॉय ने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया। आप नीरव मोदी की कंपनी नहीं जानते, आप नीरव मोदी को जानते हो। आप हर्षद मेहता की ग्रोमोर कंपनी नहीं जानते, आप हर्षद मेहता के स्कैम को जानते हो। फ्रॉड के केसेस में कर्टन लिफ्ट होता है और उसके पीछे छुपे मेंबर डायरेक्टर दिखते हैं।
उस समय एक कंसेप्ट बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। उस समय, उस मोमेंट पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है एंड जो आपकी कंपनी है एंड मेंबर्स डायरेक्टर्स हैं वो एक बन जाते हैं। दे आर कंसीडर्ड एज वन, दे आर ट्रीटेड एज वन। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, विल द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बी लिफ्टेड इस इन केसेस में? द आंसर इज यस, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी लिफ्ट होगी एंड कंपनी मेंबर्स डायरेक्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। हम फ्रॉड लोगों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आपने कहा मैम ठीक है। एंड ये टर्म कॉइन जो हुआ है वो हुआ है सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड में। इसमें कहीं ना कहीं ये टर्म कॉइन हुआ है। आपने कहा अच्छा मैम लिफ्ट नहीं हुआ था, कॉर्पोरेट वेल इसमें लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आपने कहा मैम क्यों, क्या हुआ था इस केस में? सैल्मन भाई साहब जो थे वो कहीं ना कहीं अकेले जूते का धंधा करते थे, बूट्स, शूज, और उन्होंने इवेंचुअली एक पब्लिक कंपनी खोली एंड उसमें घर के ही 7 लोग रख लिए मिनिमम, क्योंकि मिनिमम पब्लिक कंपनी में 7 लोग चाहिए होते हैं। पर मेजर शेयर होल्डर सैल्मन ही थे एंड उन्होंने उसके बाद कुछ समय बाद कंपनी में सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी खरीद लिए। सिक्योर्ड आप समझते हैं ना, असेट्स गिरवी पे रखे हुए थे। उन्होंने अपनी कंपनी में इक्विटी भी खरीद रखा है एक पॉकेट में, और एक पॉकेट में उन्होंने कहीं ना कहीं सिक्योर्ड डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं। सिक्योर्ड का आपको पता है पेमेंट सबसे पहले होता है वाइंडिंग अप में, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, फिर प्रेफरेंस का, और सबसे लास्ट में इक्विटी का। ठीक है भैया, फिर से ऑर्डर बता रही हूं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंस और इक्विटी। आपने कहा मैम ओके। थोड़े टाइम बाद कंपनी को लॉसेस होने लगे और कंपनी वाइंड अप करनी पड़ी। असेट्स बिके और थोड़े बहुत पैसे जो मिले असेट्स बेच के वो सैल्मन ने अपने पास रख लिए इन द नेम ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। उसने कहा कि भाई साहब ये तो मेरे हो गए कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हूं। इक्विटी का तो उसको लॉस ही हुआ और सिक्योर्ड में भी पूरे पैसे नहीं मिले। 20,000 पाउंड लगाए थे, कुछ 6,000 7,000 के आसपास वापस मिले, 13,000 तो उसमें भी लॉस हुआ। बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नाचते हुए आ गए, कह रहे हैं भाई साहब जब पैसा हमारा हुआ, क्योंकि कंपनी आपकी है और कंपनी और आप में कोई अंतर नहीं है और आप चीटिंग कर रहे हो, लाओ ये पैसे हमें दो। सैल्मन ने एक बात कही, एक बात बताओ यार, तुम में से अगर तुम में से कोई जना आज सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर होता तो पहले पैसे वही ले जाता ना। कह रहे हैं हाँ तो ले जाता, पर अभी तो आपकी कंपनी है। उसने कहा नहीं यार मेरी कंपनी नहीं है। जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी अलग है और मैं अलग हूं। क्या मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूं? Matter went to the court and the decision was passed in favor of Mr. Salmon. Why? Because there was no fraud. ये प्रैक्टिकल बात है। अगर सैल्मन की जगह कोई और सिक्योर्ड डिबेंचर्स खरीदता, आप खरीदते, मैं खरीदती, तो हमें मिलता ना पहला हक। क्योंकि वाइंडिंग अप का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आपने कहा सबसे पहले पेमेंट होता है सिक्योर्ड वालों का। देखिए सबसे पहला पेमेंट होता है सिक्योर्ड, उसके बाद होता है अनसिक्योर्ड, फिर होता है तीसरे नंबर पे प्रेफरेंस, और सबसे लास्ट में होता है आपका इक्विटी। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है वाइंडिंग अप में जब असेट्स बिकते हैं। तो हाउ कैन यू चेंज दिस ऑर्डर? एंड देयर इज नो फ्रॉड। सो मिस्टर सैल्मन वन द केस एंड सैल्मन के जो क्रेडिटर्स थे वो ऑब्वियसली हार गए। बट the term was coined in this case Salmon versus Salmon में the term corporate veil। ये एक्चुअल पर्दा नहीं है, किसी कंपनी में जाके ढूंढना मत स्टार्ट कर देना, मिलेगा नहीं। ठीक है, आई होप आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट अब समझ में आया होगा। कॉर्पोरेट वेल, सेपरेट लीगल एंटिटी बिल्कुल क्लोजली निटेड टॉपिक्स हैं एंड इनफैक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो बीसी में आता है कि जब डायरेक्टर्स फ्रॉड करते हैं तो दे आर हेल्ड पर्सनली लायबल। कह रहे हैं मैम हमें नहीं पता ऑल्टर ईगो, जाके सेटिंग अप की फर्स्ट क्लास देखें। आपने कहा मैम ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हुए ये भी मिलता जुलता केस है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड का केस है। कह रहे हैं मैम इस केस में क्या हुआ था आप बताओ हमें। मस्त केस स्टडी है। नहीं मस्त तो नहीं है, जिंदगी ने ले ली, भगवान ने कहीं ना कहीं ली साहब की जान ले ली। कह रहे हैं ओ माय गॉड मैम, कह रहे हैं मैम तो ये मरे हुए आदमी है मिस्टर ली जो आए हैं, हट पगले, ये मिसेस ली हैं जो आई हैं। क्या हुआ ओरिजिनली मिस्टर ली और मिसेस ली
अपनी एक कंपनी चलाते थे ली एयर फार्मिंग लिमिटेड के नाम से। इसमें कहीं ना कहीं यही लोग थे एंड मेजर शेयर होल्डर ली थे, नौकरी भी ली करते थे, डायरेक्टर भी थे ली, सब कुछ थे कंपनी में। एक दिन ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इनका प्लेन क्रैश हो गया एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। कह रहे मैम दुखी हो गए। मिसेस ली ने कहा कि कंपनी बंद करवाते हैं और कंपनसेशन ले लेते हैं एम्प्लॉयज, क्योंकि यार इंश्योरेंस तो मिलता है ना। इफ एन एम्प्लॉय डाइज ड्यूरिंग द वर्क, मतलब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टाइम, सो ऑब्वियसली द फैमिली गेट्स कंपनसेशन। तो उन्होंने कंपनसेशन के लिए क्लेम कर दिया कंपनी से असेट्स वगैरह बिकवाने के। क्रेडिटर आ गए, क्रेडिटर हर बात में दौड़ के आ जाते हैं, कह रहे अरे मैडम हमें गम है कि आपके पतिदेव चले गए, परंतु आप हमारे को पहले पैसे दोगी, आपको नहीं मिलेगा। मिसेस ली ने कहा क्यों रे, सबसे पहले कंपनसेशन नहीं मिलेगा? सिक्योर्ड डिबेंचर्स के संग बराबर आते हैं कंपनसेशन वाले, एम्प्लॉयज कंपनसेशन, स्पेशली ऐसे केसेस में इंश्योरेंस वगैरह में। हमने कहा, कंपनी के क्रेडिटर्स ने कहा अरे बहन जी ये तब होता जब कोई नॉर्मल एम्प्लॉय होता, ये तो खुद मालिक साहब थे कंपनी के। मिसेस ली ने कोर्ट में केस किया एंड टू नो सरप्राइज इट वॉज मिसेस ली हु वन द केस। व्हाई? बिकॉज वन शी वॉज अ वुमेन एंड द वुमेन आर ऑलवेज राइट। मजाक कर रही हूं, बट द रियल थिंग वॉज ली अलग थे और ली की कंपनी अलग थी। अगर वो अपनी कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं तो क्या हो गया? क्या उन्हें सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्हें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलने चाहिए? क्या उनको बाकी बेनिफिट्स नहीं मिलते? एम्प्लॉय वाले मिलते ना। तो इस केस में क्रेडिटर्स कैसे ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मालिक थे? कहीं ना कहीं वो मालिक तो नहीं थे, वो कंपनी से अलग माने जाएंगे जब कंपनी आपकी बन गई थी। और यहां पे आपका कोई फ्रॉड का तो सीन है ही नहीं, फ्रॉड हो ही नहीं सकता। कोई भाई साहब ली कोई पेड़ में छुपे तो बैठे नहीं थे, प्लेन से निकल के कह रहे हैं अरे छुप के बैठ जाता हूं, यहाँ पे इंश्योरेंस लेंगे, चलते हैं मिसेस। ये तो है नहीं, वो मर गए हैं यार। हाउ कैन यू बी सो इनह्यूमन दैट आप इंसान को उसका इंश्योरेंस का पैसा ना लेने दो अपना पैसा लेने के लिए? ही डिजर्व्स टू गेट दैट इंश्योरेंस मनी। कॉर्पोरेट वेल वॉज ऑब्वियसली नॉट लिफ्टेड। कॉर्पोरेट वेल नॉट लिफ्टेड। आपने कहा मैम ठीक है, मैं आपको ये जो स्टोरी सुनाती हूं ना बेटा, कहानियों के रूप में सुनाती हूं। रीजन, कहानियां हमें याद रह जाती हैं। मूवीज की कहानियां, टीवी सीरीज की कहानियां हमें याद रहती हैं। आज भी आपको याद होगा कि एक आपका जो फेवरेट सीरियल है उसमें क्या हुआ, पठान में क्या हुआ, जवान में क्या हुआ, शोले में क्या हुआ, ये तक भी याद रहता है। ये गा हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ठीक है, कितने आदमी थे। सो यू रिमेंबर दीज थिंग्स बिकॉज यू लर्न देम, यू डोंट लर्न देम, रादर यू हियर देम एज अ स्टोरी। और इसलिए मैं आपको स्टोरी के संग समझाती हूं। इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज क्यों लिखना है? कौन कह के गया है कि ये लैंग्वेज लिखना है? क्या ली से आपको तो लिख के गए हैं ये? नहीं यार। मेक योर इजी इंग्लिश सेंटेंसेस एंड जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द एंड। सैलमन में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुआ? नहीं। ली वर्सेस ली में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुआ? नहीं। तो दैट्स इट। अगर आपसे कोई पूछे कॉर्पोरेट वेल क्या है तो आप क्या कहोगे? मैम इट्स अ लीगल कर्टेन, इट्स अ लीगल कर्टेन, एक्चुअल कर्टेन नहीं है, which separates the company from its members and directors, and only in the cases of fraud or other sometimes very rare cases then only it is lifted, otherwise corporate veil is not lifted। आपने कहा मैम ठीक है, गुड, समझ में आ गया हमें। ओके, नेक्स्ट ये आपका एक केस है, न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया। आपने कहा मैम क्या हुआ इसमें? कहीं ना कहीं इसमें आप सिर्फ एक लाइन करेंगे। ये सारी की सारी जो लाइनें हैं ना, इसका कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। एंड अभी एक थोड़ी थोड़ी डिफरेंट केस स्टडीज भी हैं, ठीक है। आप इसमें कॉर्पोरेट वेल से हर चीज को कनेक्ट मत करिएगा। न्यू हॉराइजन्स याद रखने का सिंपल तरीका, नया क्षितिज। अगर आपका नाम क्षितिज है तो मुझे जरूर बताइएगा इंग्लिश में आपका मतलब क्या है। इट इज हॉराइजन्स। हॉराइजन मतलब दूर का देखना, कहीं ना कहीं आसमान में जब हम शाम को कभी खूबसूरत शाम को देखते हैं दूर आसमान में, उसको क्षितिज कहते हैं, उसे हॉराइजन कहते हैं। सो न्यू हॉराइजन में एकदम नई बात करी गई। कह रहे हैं मैम क्या बात करी गई? न्यू हॉराइजन की सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट, द एक्सपीरियंस ऑफ अ शेयर होल्डर कैन बी रिगार्डेड एज द एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी।
अगर शेयर होल्डर्स के पास कुछ एक्सपीरियंस है और उन्होंने नई कंपनी भले ही इनकॉर्पोरेट करी है, फिर भी कंपनी नई है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शेयर होल्डर्स का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपका काउंट कर लिया जाएगा कंपनी के एक्सपीरियंस में। दैट मीन्स अगर मैं सिंपल बात बोलूं तो एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर इज इक्वल्स टू एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी, वो जुड़ता जाएगा आपका। आपने कहा मैम ठीक है, यानी इसका कॉर्पोरेट वेल्थ से कोई प्रैक्टिकल लेना देना नहीं है। नहीं, इस केस स्टडी का कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे की बात भी आप छोड़ सकते हैं, जो भी है। आपको तो सिंपल एक मेन बात याद रखनी है कि शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस कंपनी के एक्सपीरियंस में जुड़ जाता है, और ये प्लस पॉइंट है। मान लीजिए कोई शेयर होल्डर 70 साल का है, ठीक है, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस कंपनी भले ही नई इनकॉर्पोरेटेड हो, पर कंपनी के लिए वो काउंटेड माना जाएगा। आपने कहा मैम ठीक है, समझ गए हम कहीं ना कहीं। बस न्यू हॉराइजन्स, नई बात, दूर क्षितिज पे शेयर होल्डर और कंपनी दोनों का एक्सपीरियंस इकट्ठा माना जाएगा। सैलमन वर्सेस सैलमन तो नाम ऐसा है जो याद हो ही जाता है। ली वर्सेस भगवान ने ले ली, एयर फार्मिंग, हवाई जहाज, एयर क्रैश से आपको याद रहेगा, तो उसमें मिसेस ली जीती। थर्ड, दूर क्षितिज पे न्यू हॉराइजन्स, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिससे आप बहुत सारे केस स्टडीज याद कर सकते हो। आपने कहा कर लेंगे मस्त। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये मैंने आपको बताया। कह रहे हैं मैम कंपनी क्या क्या कर सकती है एज अ पर्सन। कंपनी स्यू कर सकती है, यस मैम। स्यूड हो सकती है, यस मैम। कंपनी को प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करना अलाउड है, यस मैम। कंपनी प्रॉपर्टी बेच भी सकती है, यस मैम। कंपनी के नाम पे लायबिलिटीज भी आ सकती हैं, यस मैम। परंतु कंपनी क्या नहीं कर सकती है लाइक अ नेचुरल पर्सन? कंपनी वोट कर सकती है जाके इलेक्शंस में? नहीं। कंपनी शादी कर सकती है? कतई नहीं। कंपनी पढ़ाई कर सकती है? नहीं। कंपनी सांस ले सकती है? नहीं। और अगली बात ध्यान से बताना, क्या कंपनी साइन कर सकती है? कह रहे हाँ कॉमन सील से। कॉमन सील भी अब ऑप्शनल हो चुका है, कॉमन सील रखना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। जिसके पास है तो ठीक, नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा। नहीं, अगर है तब भी और नहीं है तब भी, दोनों ही केस में। आपने कहा मैम क्या होगा? कॉमन सील है तो भी, नहीं है तो भी, ठीक है। 2 डायरेक्टर्स के साइन चाहिए या फिर एक डायरेक्टर एंड एक सीएस का साइन चाहिए। 2 ऑप्शन है, आपको सिग्नेचर लगाने होंगे कंपनी के हर कागज पे। कॉमन सील है लगा दो, नहीं है मत लगाओ, पर कुछ भी हो नहीं हो, आपको सिग्नेचर चाहिए होंगे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स के। और अगर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, एक डायरेक्टर और एक सीएस, ठीक है। ये देख लीजिए, कह रहे मैम हमें दिख नहीं रहा। लो देखो मेरे बच्चों, मैं चली जाती हूं। कह रहे मैम आप मत जाओ, ये देखो दिख गया, ये देखो दिख गया, ठीक है। कह रहे मैम दिख गया, आप इतना परेशान मत हो। ओके, आपने कहा मैम ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन का भी केस स्टडी में आपको कराई देती हूं। दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई वर्सेस खद्दर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शंस। इसमें सिंपली एक सवाल आया, क्या कंपनी किसी इंडिजेंट पर्सन, पुअर पर्सन को फायर केस कर सकती है? द आंसर इज यस। कंपनी किसी पर भी केस कर सकती है। कंपनी बिकॉज आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप खद्दर से याद रखना, खद्दर, ठीक है ना, बेकार, तो आप हल्का सा कर लेना। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको याद करा रही हूं, परेशान नहीं हूं। तो कंपनी किसी भी पुअर पर्सन को, इंडिजीनियस पर्सन को, इंडिविजुअल को स्यू कर सकती है, एंड इंडिविजुअल पर्सन भी कंपनी को स्यू कर सकता है। इंडिजीनियस मीन्स पुअर, सो एनीबडी लाइक अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो कैन स्यू इवन अ बिग कंपनी, एंड इवन अ बिग कंपनी कैन स्यू एनीबडी। इट डजंट मैटर कौन किसे स्यू कर रहा है, कंपनी कर सकती है बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आपने कहा मैम ओके गुड। नेक्स्ट, गोपालपुर टी कंपनी लिमिटेड वर्सेस पेशको टी कंपनी, ठीक है। ये भी हल्का सा नाम है दिया हुआ है आपकी उसमें। परपेचुअल सक्सेशन का मैं आपको मतलब समझा देती हूँ, नया कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? मैम परपेचुअल सक्सेशन मतलब हमने सुना है कि कंपनी कभी मरती नहीं है। लाइक सोल प्रोप्राइटर में अगर परचून वाला आदमी जो है वो अब मर गया तो फिर दुकान बंद हो जाती है।
पार्टनर्स में लड़ाई हो गई, पार्टनर्स में कोई मर गया तो भी नॉर्मली फर्म बंद हो जाती है। बट कंपनी में कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, कंपनी तो ही चलती जाए। कह रहे मैम ये तो गाना था ना। हाँ, कोई आए कोई जाए, कंपनी तो चलती ही जाए। कैसे मैम, कौन चलाएगा कंपनी? अगर सब मर गए, मान लो अज्यूम कर लो कि सब मर गए, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे शेयर होल्डर्स के, और मैम मान लीजिए वो भी नहीं है, मान लीजिए बच्चे ही नहीं है, दुनिया खत्म होने की कगार पे आ गई है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। कह रहे हैं मैम अच्छा, मतलब कंपनी ऐसे बंद नहीं होगी? नहीं, कंपनी चलेगी। आप एक बात बताओ, रिलायंस किसने एस्टैब्लिश करी थी? आपने कहा मैम धीरू भाई अंबानी साहब ने। यस। इज ही एनी मोर इन दिस वर्ल्ड? नो। नाउ वी हैव हिज सन मुकेश अंबानी साहब. आफ्टर हिम there will be other people, so that's okay absolutely. ठीक है जी, ये हमारा को क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हुए, ये बड़ा फेमस केस स्टडी है, ठीक है। मिसेस बच्चा कह रहे हैं मैम बच्चा नाम है आंटी का, अरे अब होगा, हम क्या कर सकते हैं, एफ गुजदार, ठीक है, वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को हम कई बार CIT भी प्यार से बोलते हैं। बेहद फेमस केस स्टडी, याद रखने का सिंपल तरीका, बच्चा, बच्ची, मिसेस बच्चा, एफ गुजदार। क्या हुआ इसमें, जो कंपनी थी, ठीक है, सॉरी, जिसमें मिसेस बच्चा शेयर होल्डर थे, उस कंपनी का मेन काम एग्रीकल्चर बिजनेस था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बिजनेस में पता नहीं अभी आपको पता है या नहीं, बट इवेंचुअली आप पढ़ोगे टैक्स में कि एग्रीकल्चर बिजनेस में इनकम टैक्स काफी आपके अमाउंट ऑफ इनकम पे नहीं लगता है। सो 60% के आसपास कुछ एग्जेम्पशन होता है एग्रीकल्चरल इनकम पे। तो कंपनी को वो बेनिफिट मिल रहा था बिकॉज कंपनी का मेन काम एग्रीकल्चर था। अब क्या हुआ, कंपनी ने डिविडेंड बांटे। डिविडेंड इज अ प्रॉफिट फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट्स एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। वो उनको मिले मिसेस बच्चा गुजदार को। मिसेस बच्चा कहती है मैं भी इसमें कम टैक्स पे करूंगी, 60% एग्जेम्प्टेड होगा क्योंकि मेरे लिए भी ये एग्रीकल्चरल इनकम है। हमने कहा ए कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आपने कहा ठीक है मैम, एक्सपीरियंस भले ही शेयर होल्डर का एक्सपीरियंस कंपनी में काम कर जाता है न्यू हॉराइजन्स में, पर मिसेस बच्चा क्योंकि बचपने की जैसी बातें कर रही थी, याद रखना हार गई। एंड इट वाज सेड the income of company is agriculture, we understand that, but for you when you get it as dividend, it is income from other sources, it is not agricultural income for you. Mrs. बच्चा कोई तो ना जाके कोई खेती बाड़ी कर रही है। So इस वजह से आइए देखिए, the Supreme Court in this case said though the income of a tea company is entitled to be exempted from income tax up to 60% because it is agricultural. The same income when received by the shareholder in the form of dividend cannot be regarded as agricultural income for income tax purposes. क्लियर है? आपने कहा मैम बिल्कुल क्लियर है, उनकी इनकम अलग और इनकी इनकम अलग। आपने कहा मैम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ये वाली बात मैं आपके संग कई बार बता चुकी हूं, कंपनी में शेयर होल्डर्स ओनर्स तो हैं पर असेट के कोई अधिकार नहीं, आपका असेट्स पर कोई हक नहीं बनता है। यही छोटी सी बात इस केस में है, डॉल्फिन कैन पार्क में। नाम मत याद करिए। एज नोटिस्ड अर्लियर, नाइदर अ शेयर होल्डर नॉर अ डायरेक्टर हैज एनी राइट ओवर द प्रॉपर्टी एंड असेट्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के नाम पे रहेगी, भले ही आप मालिक क्यों ना हो। तभी तो आप बैलेंस शीट जब बनाते हो कंपनी की, तो वो किसके नाम पे बनाते हो? कह रहे मैम कंपनी की, बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड। इट्स नेवर ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द शेयर होल्डर्स, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही किसके हैं? कंपनी के। आपने कहा मैम ठीक है, ये मस्त केस स्टडी है, मत सुनना कहीं ना कहीं। और देखो यार, मैं घर से कीड़े मकोड़े पकड़ के अगर लाऊंगी आपके लिए तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप डर जाओगे। इसलिए नाम याद कर लेना, कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा को हटा देना, मकोड़ा को रख लेना, मकोड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड। फेमस केस स्टडी है, फेमस। कह रहे मैम इसे हम कीड़े की तरह याद रख लेंगे। कह रहे आप कीड़ा बना सकती हो, ये देखो बना दिया। कह रहे ये क्या है? कीड़ा है, गंदा है ना, इसलिए गंदा लग रहा है। आपने कहा ठीक है मैम। क्या हुआ क्या? मकोड़ा साहब की अपनी एक कंपनी थी। आपने कहा मैम ठीक है, मकोड़ा साहब की कंपनी थी। कह रहे मैम अगर कुछ चित्र बना देती। ओके,
मकौड़ा साहब ने और उनकी मिसेस ने, मिसेस खूबसूरत मिसेस, उन्होंने मिलके एक कंपनी खोली। हमें कंपनी का नाम नहीं पता क्या था, पर यही दोनों लोग उस कंपनी में मेंबर थे, डायरेक्टर्स थे, वो कंपनी चलाते थे। कंपनी का मेन धंधा जो था वो टिम्बर का था, टिम्बर का था। ओके, वैसे आप जानते हो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आपने कहा हाँ मां। तो इनका जो इन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, जो टिम्बर खरीदा, आपका जो स्टॉक होता है खरीदा, वो उन्होंने जो भी कंपनी का नाम था उसके नाम पे खरीद लिया। ओके, इन्होंने इस टिम्बर का, लकड़ी का इंश्योरेंस भी करवाया। कल को कहीं चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, तो इंश्योरेंस करवाते हैं ना, स्टॉक इंश्योरेंस, वो करवाया। पर इंश्योरेंस इन्होंने जब करवाया नॉर्दर्न एश्योरेंस से, तो इन्होंने वो इंश्योरेंस अपने नाम पे करवा लिया, नाम लिखवा दिया मिस्टर मकौड़ा। ठीक है भैया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन वेयर हाउस में, जिसमें ये टिम्बर पड़ा हुआ था, लॉक्स पड़े हुए थे, देखो लॉक्स पड़े हैं, उसमें आग लग गई। धूं धूं करके सब जलने लगा। देखो आग की लिपटें कहां तक जा रही हैं। कह रहे हाँ मैम। मिसेस मकौड़ा ने उठाया, कह रहे अरे सुनते हो जी, देखो आग लग गई है कहीं ना कहीं। भाई साहब आग लग गई। मकौड़ा ने कहा अरे चिल करो जाने मन, क्या दिक्कत की बात है, क्या फर्क पड़ता है, अपन इंश्योरेंस ले लेंगे। सो गए। अगले दिन नॉर्दर्न एश्योरेंस पहुंचे एकदम तैयार वैयार होके, कह रहे भाई साहब हमारी लकड़ी में आग लग गई है, इंश्योरेंस के पैसे दे दो। नॉर्दर्न एश्योरेंस ने कागज निकलवाए। कहते हैं कागज में कहा कि आपने स्टॉक किसके नाम पे लिया था। मकौड़ा ने कहा कंपनी के नाम पर। कह रहे आपने इंश्योरेंस किसके नाम पे लिया था। कह रहे अपने नाम पर। कह रहे सॉरी बॉस, हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे। मकौड़ा साहब को हार्ट अटैक आ गया। कह रहे क्या क्या बात कर रहे हो, ये कंपनी मेरी है, कंपनी मैं चलाता हूं, मैं और मेरी मिसेज ही इस कंपनी के ओनर हैं, लाइए आप हमें इंश्योरेंस का पैसा देंगे। द इंश्योरेंस कंपनी सेड, नॉर्दर्न एश्योरेंस सेड, सर कंपनी इज सेपरेट from its members and directors. If the assets are in the name of the company, even the insurance should be in the name of the company. मकौड़ा नहीं माना। मकौड़ा भाई साहब पहुंचे कोर्ट, और आप जानते हैं कोर्ट में कौन जीता होगा। आपने कहा मैम ऑब्वियस बात है, नॉर्दर्न एश्योरेंस लिमिटेड वन द केस एंड मकौड़ा साहब लॉस्ट इट, बिकॉज यहां सेपरेट लीगल एंटिटी की बस बात है, आर्टिफिशियल पर्सन की बात है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक आपको कैरेक्टरिस्टिक और बता रही हूं, सेपरेट प्रॉपर्टी की बात है। ठीक है, इसी सब की बात है। कॉर्पोरेट वेल का यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबरदस्ती घुसा मत देना कॉर्पोरेट वेल। इट्स ऑल अबाउट सेपरेट प्रॉपर्टी, कि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे, ना कि उसके मेंबर्स या डायरेक्टर्स के नाम पे। तो मकौड़ा साहब की कंपनी होते हुए भी मकौड़ा साहब केस हार गए। कीड़े मकौड़े को मसल देंगे, याद रखना, सिंपल सी बात। कह रहे ओके मैम, याद भी रहेगा और हम कहीं ना कहीं सही आंसर लिख पाएंगे। हाँ मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने कहा मैम ओके। नेक्स्ट सिंपल बात, शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी। यार आप शेयर्स आराम से बेच सकते हो, प्राइवेट कंपनी में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, हमने लास्ट क्लास में सेटिंग अप में किया था। पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल है। ठीक है, आप बेचना चाहें बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप आराम से चिल कर सकते हैं। ठीक है, नो शेयर होल्डर इज परमानेंटली और नेसेसरीली वेडेड टू द कंपनी। शादी तो ही ना हो गई है, आजकल तो शादी भी छूट जाती है, तो इसकी क्या चल रही है। शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी माने जाते हैं, ये एक लाइन की बात है। आप चाहो तो इसका सेक्शन भी मैं बता रही हूं, मुझे लगता नहीं है आपको इतना याद रहेगा, बट मेरी ड्यूटी है आपको बताना, तो मैं आपको सब कुछ बताती चलती हूँ। शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल कंसीडर नहीं कर जाते हैं, बिकॉज आप इजिली बेच सकते हो ना। ये मैंने आपके संग पॉइंट ले लिया। ट्रांसफरेबिलिटी, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, कंपनी स्यू भी कर सकती है और लोग भी कंपनी को स्यू कर सकते हैं। इसका एक और केस स्टडी है ये, राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिवेंद्र नाथ मुखर्जी। हटाओ यार, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको ये। ठीक है, हाँ ये जरूर एक बात कर लीजिएगा, अगर कंपनी चाहे तो किसी भी आर्टिकल के अगेंस्ट में, मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन में कंपनी के अगेंस्ट में बहुत डिफेम करते हुए कंपनी के बारे में उल्टा सीधा बोला गया है, तो कहीं ना कहीं कंपनी उसके अगेंस्ट में भी कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, और करती है, कई बार करती है। आप कंपनी के ऊपर अगर जबरदस्ती की तौबत लगाओगे तो केस किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इस केस स्टडी का रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेफरेंस में आएगा, ये पूरा डिटेल में कुछ नहीं करना। एसटीसी वर्सेस सीटीओ, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। भाई साहब, आपकी कंपनी कभी भी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं मानी जाती। जैसे आप, मैं, हम इंडिविजुअल लोग बाय बर्थ इंडियन सिटीजन माने जाते हैं, कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल है इसलिए वो सिटीजन नहीं मानी जाती। इवेंचुअली इन्होंने इसके लिए एक टर्म निकाला हुआ है एंड द टर्म इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सिटीजन। क्या टर्म है? कॉर्पोरेट सिटीजन। तो कॉर्पोरेट सिटीजन आप कहीं ना कहीं कह देते हो कभी कभी, बट इट डजंट मेक मच सेंस, राइट? कंपनी सिटीजन नहीं है, ये जरूर से मार्क कर लीजिएगा। कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सिटीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, ठीक है? कंपनी का नेशनैलिटी है, रेसिडेंस है, बिकॉज यार उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। आप ये भी कह सकते हो, एक नया इंग्लिश का वर्ड सिखा रही हूं, डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब वही एक अपना खुद का परमानेंट एड्रेस है, तो कंपनी का एटलीस्ट एक नेशनैलिटी तो है ही है, राइट? बिकॉज कंपनी रहती है, लाइक स्टे करती है, आप कह सकते हो परमानेंटली, सो दैट्स व्हाई वी से इट हैज रेसिडेंस। इसका फेमस केस स्टडी है, नाम याद रखना आसान, जब आप खा पी लेते हो ऊटपटांग और आपके पेट में होने लगती है गैस, आप कहते हो आज आखिरकार गैस क्यों? और ये गंदी बातें तो नहीं है, पर ये सच बातें हैं और बदबूदार बातें हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये बातें सिर्फ और सिर्फ कहां करते हो? कह रहे हैं मैम घर पे करते हैं। नाम याद रखना आसान, गैस क्यों? घर है कंपनी का, कंपनी बिना घर के नहीं है, कंपनी का रेसिडेंस है, सिंपल। रेसिडेंस में सवाल पूछोगे गैस क्यों वर्सेस इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर्स, ये तो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अगर आपको केस स्टडी का नाम भूल रहे हो, आपसे कोई पूछे क्या कंपनी का रेसिडेंस है? क्या कंपनी का अपना परमानेंट एड्रेस है? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। और याद कैसे रहेगा? आप घर में कैसी हरकतें करते हो? आई हाय गैस क्यों वर्सेस इनलैंड कमिश्नर। इनलैंड है ना, पेट के अंदर हो रहा है, सब याद कर लेना, ठीक है? ये छोटी छोटी ट्रिक्स है यार, जो आपको लिटरली कहीं चले जाओ, ठीक है, रिजल्ट्स तो यहीं से मिलेंगे, आप पास तो यहीं से होगे, मंजिल यहीं से मिलेगी, क्योंकि यहां है हम सब आपके लिए। लिमिटेड लायबिलिटी वाली बात हमने कर ही लिया है यार। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो मैं बार बार कह रही हूं, मैंने डिटेल में ये टॉपिक कराया है इन सेटिंग अप क्लास 1। आप जरूर से जाके पूरा क्लास देखिएगा, आपको मिल जाएगा ये टॉपिक बहुत आराम से, ठीक है? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं रह जाती है, आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। वो मैम कौन से केसेस हैं? सबसे पहला केस जो आया है वो एक नया केस ऐड हो गया है, दैट इज सेक्शन 3A। इट्स अ कैपिटल A बिकॉज इट्स एन अमेंडमेंट, राइट? सो देयर इज नो ब्रैकेट, इट्स 3A। आपने कहा मैम क्या है? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? मैम 2। पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए? मैम 7। ये लोग सिर्फ बिगिनिंग में नहीं चाहिए बेटा, ये थ्रू आउट जब तक कंपनी रहेगी तब तक प्राइवेट में कम से कम 2 और पब्लिक में कम से कम 7 लोग होने चाहिए। ज्यादा है तो अच्छा है, बट कम नहीं होने चाहिए। आपने कहा मैम ओके। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज एन इंपॉर्टेंट कैच। अगर ये प्राइवेट में 2 से कम यानी 1 बचा और पब्लिक में 7 से कम यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 बचे, लोग चले गए अपने शेयर्स ट्रांसफर करके बाकी लोगों को, तो आपने कहा मैम फिर क्या होगा? हमने कहा हम ऐसे केसेस में, ऐसे बिजनेसेस में 6 महीने तक तो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? 6 मंथ्स तक हम कुछ नहीं कहेंगे। आप जब से गए लोग कम हुए, हम आपको 6 मंथ्स कुछ नहीं कह रहे। बट अगर आपने 6 मंथ्स क्रॉस करा तो जितने भी मेंबर्स बचे हैं, फिर से सुनिएगा, जितने भी मेंबर्स बचे हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो हो जाएगी अनलिमिटेड, and they shall be liable for whole of the debts of the company, unlimited liability के सम, unlimited। आप एक बात बताओ यार, कैसे मेंबर हो आप इतना नहीं कर पा रहे हो कि अपने नंबर ऑफ मेंबर्स वापस से बढ़ा सको? आप लोग नहीं बढ़ा पा रहे हो, आप सोच के देखना, मिनिमम नंबर नहीं रख पा रहे, आप क्या खाक कंपनी चलाओगे 6 महीने बाद भी? हमने कहा यार 6 महीने बाद अब कंपनी जो भी नया डेट लेगी, लोन लेगी, उसके लिए इन मेंबर्स की लायबिलिटी जो बचे हुए हैं, एंड हु नो कि ऐसा हो गया है,
अगर कोई बेहोश है, कोई परमानेंटली इंडिया में नहीं रहता, उनकी लायबिलिटी नहीं है। बट जो कहीं ना कहीं होश में, जिन्हें पता है कि हाँ मेंबर्स कम हुए हैं और हम ऐसे बिजनेस चला रहे हैं, दे शैल बी अनलिमिटेड लायबिलिटी के संग लायबल इन सच कंपनीज फॉर ऑल द डेट्स। नॉर्मली मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट सेक्शन 3A में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा बिगड़ेगा अगर आप 6 महीने में अपने मिनिमम लोग प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 7 नहीं कर पाए। आरओसी हो सकता है इवेंचुअली ऐसी कंपनीज को बंद कर दे, स्ट्राइक ऑफ कर दे। आपने कहा मैम ठीक है, और यार ये तो कहने की बात नहीं है, कंपनी अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी की है तो उनकी लायबिलिटी वैसी ही उनकी अनलिमिटेड होगी, ये तो एक्सेप्शन है ही है, ठीक है। थर्ड, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है बाय गिविंग एनी काइंड ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, झूठ बोल के आए हो ना, झूठ बोल के आए हो, आपकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड हो जाएगी यार, सारे मेंबर्स डायरेक्टर्स की जिन्होंने फ्रॉड बोला है, करा है। नेक्स्ट, आपने कंपनी खोली इसी पर्पज से है कि आप क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर सको। देखिएगा, विथ एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, आप करना ही, धोखा ही देना चाहते हो कहीं ना कहीं, लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, एक सेक्शन में आगे जाके पढ़ाऊंगी आपका प्रोस्पेक्टस। कैन आई यूज दिस वर्ड विथ यू? प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस जिससे आप पैसा पब्लिकली उठाते हो। प्रोस्पेक्टस नकली बनाया है, मिसलीडिंग बनाया है, झूठ बनाया है, कंपनी के बारे में गलत बातें बता रहे हो, सच नहीं है वो, लोगों से पैसा ऐंठने के लिए, ये तो साफ साफ गलत है यार। उस प्रोस्पेक्टस में जिन भी मेंबर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एक्सपर्ट्स का नाम गया है, उन सब की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेक्शन 75 एक याद करने वाला है और 224 याद करने वाला है। डिपॉजिट्स अगर कंपनी ने टाइमली नहीं रीपे करे तो उन डिपॉजिट्स को रीपे करने का टाइम, लायबिलिटी अनलिमिटेड मेंबर्स और डायरेक्टर्स की हो जाएगी। एंड अगर कोई प्रकार का कंपनी में मेंबर, डायरेक्टर कोई एसेट्स, प्रॉपर्टी, कैश, शॉर्टकट, सिंपल याद रखना, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ये टॉपिक, अब देखो दिख रहा होगा, एसेट्स, प्रॉपर्टी, कैश, शॉर्टकट लिख लो, कैप, टोपी पहना रहा है, कैश, एसेट्स, प्रॉपर्टी। कह रहे हैं मैम आप मुस्कुरा देती हो जब आप शॉर्टकट्स बताती हो, क्योंकि ये शॉर्टकट्स बेटा बहुत मेहनत और बहुत दिमाग से बनाती हूं मैं आपके लिए। कभी कभी इमीडिएट बन जाते हैं, कभी कभी टाइम लग जाता है बड़े बड़े टॉपिक्स में, और मैं ये सिर्फ आपके लिए लेके आती हूँ। अगर आपको इनसे कुछ भी याद रह जाए, आपका कुछ भी हेल्प हो जाए, मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल है, मैं आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, आई विल बी वेरी हैप्पी। आप मुझे एटलीस्ट बताया करो, आप अगर पूरा वीडियो देखते हो, आप सुनते हो अगर कहीं ना कहीं ये बीच के टॉपिक्स भी, आप मुझे जरूर से बताया करो आपको समझ में आए कि नहीं आए, आपको हेल्प मिला कि नहीं मिला। और मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि आप शॉर्टकट खुद से, मतलब मेरे याद करो, आप खुद से भी बनाना सीखो, आपके लिए पढ़ाई करना बहुत इंटरेस्टिंग और आसान हो जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई भी कंपनी में ये सब कर रहा है, उनकी कंपनी के कैप, कैश, एसेट्स, प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है, तो उन सब की लायबिलिटी भी आपकी कहीं ना कहीं अनलिमिटेड हो जाएगी, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ फ्रॉड। तो अगर मैं आपसे बात करूं, कह रहे हैं मैम क्या बात कर रही हो आप, एक्सेप्शंस टू अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या क्या, सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी क्या क्या है। पहला, सेक्शन 3A, फर्स्ट कायदे से ये पॉइंट है। सेकेंड, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ही एज अनलिमिटेड लायबिलिटी हुई है, ठीक है। थर्ड, आपने कंपनी के बनाते समय इंफॉर्मेशन गलत दी है। फोर्थ, आपका इंटेंशन है क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने का। फिफ्थ, आपने प्रोस्पेक्टस झूठा बनाया है। सिक्स्थ, आपने डिपॉजिट्स टाइम पे नहीं दिए हैं। सेवेंथ, आपने कहीं ना कहीं सेक्शन 224 में कैप पहनने की कोशिश की है। आपकी लायबिलिटी इन सारे केसेस में, 7 केसेस में अनलिमिटेड है। एंड इस क्वेश्चन का वेटेज इवन 6 मार्क्स तक का आ सकता है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू लिमिटेड लायबिलिटी? सो देयर आर टोटल 7 पॉइंट्स। एक आप समझाओगे कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी, एंड देन फॉलोड बाय दैट आप 7 एक्सेप्शन समझाओगे। सेक्शन 3A, कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, आपने नकली तरीके से फ्रॉड से बनाई है, आपने प्रोस्पेक्टस गलत बनाया है, आपका पर्पस क्रेडिटर्स को धोखा देना है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, आपने डिपॉजिट्स रीपेमेंट में दिक्कत करी है, या आप कंपनी का कैश, एसेट्स, प्रॉपर्टी मिसयूज कर रहे हो। ये 7 केसेस हैं जिसमें आपकी लायबिलिटी मेंबर्स, डायरेक्टर्स की, जो भी फ्रॉड कर रहे होंगे, सिर्फ उनकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। करेक्ट है। ऑलराइट,
सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। 7 आइटम हमने इस चीज के खत्म कर डाले हैं। आपने कहा मैम आपने हमें प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में कि यार आप करवाओगी हमें सेटिंग अप वाले सेकंड चैप्टर की बची हुई कंपनीज, और जैसा वादा किया है मैं आपके संग आ चुकी हूं रिमेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज पे। ध्यान से सुनिएगा टॉपिक्स को, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा और मुझे बताइएगा कितना मजा आया। आपने कि मैम बताओ, मैं आपको बताने जा रही हूं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट। आपने कहा ओके मैम, होल्डिंग सब्सिडरी क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी पे बाद में जाते हैं, पहले 2 सेक्शंस की बात कर लेते हैं, दैट इज 246 एंड 287। सेक्शन 2 क्लॉज 46, सेक्शन 2 क्लॉज 87, ये हैं आपके होल्डिंग एंड सब्सिडरी के सेक्शंस। आपने कहा मैम ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, तो यार आपने क्या कहा हमें तो डेफिनेशन नहीं आती मैम। सब्सिडरी कंपनी हमें यह पता है होल्डिंग किसी तरीके से सब्सिडरी पर कंट्रोल लेके आती है, देयर इज सम वे जिसकी वजह से होल्डिंग या पेरेंट कंपनी किसी तरीके से सब्सिडरी को कंट्रोल करती है। आपने कहा हाँ मैम, बट नाउ दैट इज द क्वेश्चन, एंड ये कॉन्सेप्ट ना समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। आपने कहा मैम होल्डिंग कंपनी कैसे कंट्रोल करेगी? 2 तरीके हैं मेरे बच्चों, सुनना। फर्स्ट, कहीं ना कहीं देखो 2 ही मीटिंग होती हैं किसी भी कंपनी में, मेन जो मीटिंग्स होती हैं। 1 इज जनरल मीटिंग जो हुई शेयर होल्डर्स की, ठीक है, एंड अनदर इज बोर्ड मीटिंग जो हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। आपने कहा मैम ठीक है, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। आपने कहा ओके। और अगर आपकी चलती है, आपकी बात चलती है इनमें से किसी भी मीटिंग में, ठीक है, आपकी चलती है इनमें से किसी भी मीटिंग में, अगर आपका कंट्रोल आ जाता है तो आप ये प्रैक्टिकली समझ जाइएगा, कह रहे हैं मैम आप होल्डिंग बन जाओगे। आपने कहा ठीक है, और कैसे कितना आपका मोर देन होना चाहिए? मोर देन 50%। दोनों में, या तो आपकी कंपनी की तरफ से डायरेक्टर्स, मान लो सब्सिडरी में 10 डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनमें से 6 डायरेक्टर मेजॉरिटी आपके हैं, आपकी तरफ से आए हैं, यानी सोच के देखना उस मीटिंग में किसकी हुकूमत चलेगी, किसका कंट्रोल चलेगा। आपने कहा मैम होल्डिंग का। सिमिलरली मान लो 100 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनमें से 51 आपकी तरफ से है, मोर देन 50 में बोलती हूँ, तो सोच के बताइएगा डिसीजन मेकिंग पावर अगेन इन द एंड ऑफ द डे किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी ना। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप सिंपल बात मुझसे करो कि मैम कंट्रोल किसी भी कंपनी में कैसे आता है, 2 तरीकों से कंट्रोल आता है। पहला कंट्रोल किस तरीके से आया आपका? बीओडी के थ्रू। दूसरा कौन से के थ्रू आया? शेयर होल्डर्स के थ्रू। यही 2 हैं जहां पे वोटिंग होती है। ये मत कर देना कि बीओडी को शेयर होल्डर्स की मीटिंग में बैठा दो और शेयर होल्डर्स को बोर्ड मीटिंग में बैठा दो, नहीं, ये नहीं है पॉसिबल। कह रहे हैं मैम मतलब क्या कहना चाह रही हो? अगर मान लो मैं आपसे कहूं 20% शेयर होल्डिंग है और 2 डायरेक्टर्स 10 में से कंट्रोल करते हैं, 2 नहीं चलो मान लेते हैं 4 डायरेक्टर कंट्रोल करते हैं 10 में से, ठीक है, तो वहां हुआ 4 का 10 40%, यहां हुआ 20%, आप कह दो 60%। ना, दोनों मीटिंग्स को कंबाइन नहीं किया जाएगा। लॉजिकली सोच के देखो, जब बीओडी की मीटिंग होती है तब डायरेक्टर्स बैठेंगे, जब शेयर होल्डर की मीटिंग होगी तब शेयर होल्डर्स बैठेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना, मस्त बात सुनना, आपके घरों में कितनों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं? आपने कहा मैं मम्मी से कईयों के यहाँ हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सोच के बताना, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं और वो सब समझते हैं, मान लीजिए एकदम चुस्त दुरुस्त है, ठीक है, आप सोच के देखिएगा आपके घर में कहीं ना कहीं 3 जनरेशन रह रही हैं, दादाजी, पापा जी और बेटा जी, लेट्स से, ठीक है। आपने कहा हाँ मैम, मैं नीचे यहां बना देती हूं। आपने कहा हाँ मैम, अगर दादाजी पापा जी को कंट्रोल करते हैं, कह रहे हैं हाँ, और पापा जी आपको कंट्रोल करते हैं, कह रहे हैं हाँ, मुझे सोच के बताइएगा इनडायरेक्ट कंट्रोल दादाजी का आ गया आपके ऊपर या नहीं? कह रहे हैं हाँ मैम, बिल्कुल सुननी पड़ती है हमें उनकी, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, जैसे बाबूजी के अपने पिताजी के अगेंस्ट नहीं जा सकते वैसे उनके बाबूजी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। दैट मीन्स अगर होल्डिंग की एक, देखना, होल्डिंग की एक सब्सिडरी है, उस सब्सिडरी की एक और सब्सिडरी है, आपने कहा हाँ मैम, ये HS2 को कंट्रोल करते हुए मानी जाती है इनडायरेक्टली। कह रहे मैम ओके, सो अब देखना डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ गए? मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडरी की बात हो रही है,
Subsidiary company means a company in which the holding company controls the composition of the BOD, यानी BOD का कंट्रोल है, मेजॉरिटी कंट्रोल आप कह सकते हो, मेजर, ठीक है, and exercises or controls more than half of the total voting power either at its own or together with one or more subsidiary companies. वही जो मैं आपको समझा रही थी, either directly or indirectly. आपने कहा ठीक है मैम, बात समझ में आती है हमें. सो दो क्लॉजेस, दो सेक्शंस हो गए, 246 एंड 287. अगर आप मुझसे कहो मैम होल्डिंग कंपनी कौन है जो कंट्रोल कर रही है, सब्सिडरी कौन हो रही है जो होल्डिंग के द्वारा कंट्रोल हो रही है, दोनों ही दो तरीकों से ही कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल हो सकते हैं. होल्डिंग कैसे कंट्रोल करेगी और सब्सिडरी कैसे कंट्रोल होगी, या तो बीओडी में घुस जाओ या आप कहीं ना कहीं किसमें, शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स में पहुंच जाओ. अगर आप मोर देन 50 दोनों में कंट्रोल कर लो या एक में भी कर लो, आपका होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बन जाएगा. क्लियर है? परफेक्ट, करेक्ट है? बोलो हाँ या ना. आपने कहा मैम ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब आते हैं अगली टाइप की कंपनी पे, एसोसिएट कंपनी, क्योंकि ये बहुत बिगनिंग का सेक्शन है बेटा. तो इसमें आपका जो सेक्शन आता है दैट इज 2(6), ये देखिएगा 2(6), सेक्शन 2 क्लॉज 6. अब एक मजेदार बात सुनना, ठीक है. एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसमें पेरेंट कंपनी आप कह लो या होल्डिंग कंपनी कह लो कंट्रोल करती है. आपने कहा मैम वो तो सब्सिडरी हो गई. नहीं, यहां पे हम कहते हैं उस कंपनी का, होल्डिंग का, एसोसिएट में कीवर्ड सुनिएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. ये देखिए क्या है अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. अब सवाल ऑब्वियसली आया मैम व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. करेक्ट है भाई साहब, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस एट लीस्ट, कम से कम 20% ऑफ द वोटिंग राइट्स और बिजनेस डिसीजंस और कंट्रोल किसी भी तरीके से, बट 20%. एंड ऐसी कंपनीज को, एसोसिएट कंपनीज को, अगर ये कंट्रोल हो जाता है 50-50 के आसपास, कितना 50-50, इट इज कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर. कह रहे मैम हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक मस्त चीज बना रही हूं, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. 0 to less than 20 अगर कंट्रोल है ना परसेंटेज बेटा, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है. आपने कहा मैम ठीक है, सिंपल बात है. अगर 0 से लेस देन 20, लाइक 5% आप किसी कंपनी में कंट्रोल करते हो, 10% कंट्रोल करते हो, 19 भी करते हो, देयर इज नो रिलेशनशिप. आपने कहा ओके मैम. फॉलोड बाय दैट, अगर आपने 20 से 50% तक किया, ठीक है, आप कहलाओगे एसोसिएट. और 50-50 अगर हाफ कंट्रोल हुआ तो आप कहलाओगे जॉइंट वेंचर. क्योंकि जॉइंट वेंचर की अलग से डेफिनेशन नहीं है, तो हम उसको एसोसिएट कंपनी का ही हिस्सा मानते हैं. एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर. आपने कहा ठीक है. अगर मोर देन 50% हो गया तो आपने कहा मैम होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बन जाएगा. आपने कहा ओके. और मान लो कोई कंपनी 100% कंट्रोल में है किसी के, यानी उसका एक भी शेयर किसी और के पास नहीं है, पूरा होल्डिंग कंपनी के पास में ही है, दैट कंपनी इज कॉल्ड एज होल्ली ओन्ड सब्सिडरी. कौन सी कंपनी कहलाती है बेटा वो? होल्ली ओन्ड सब्सिडरी. ये ना आपके ऐसे एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है, बट ये समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ना, अगर आपने ऐसी ऊपर से कंपनी पढ़ा दूं, आप समझोगे नहीं यार कि किसका कितना परसेंटेज है. देखो बिलो 20 है तो हम कोई नाम ही नहीं देते, आपका कोई रिलेशन ही नहीं है. 20 ऑनवर्ड्स हम कहते हैं आप एसोसिएट माने जाओगे दूसरी कंपनी के. एंड अकाउंट्स भी वैसे ही बना जाते हैं, एएस लगते हैं. तो आपने कहा मैम एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है. सो 20% से 50% हम एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग एसोसिएट का रिलेशन मानते हैं. एंड 50-50 पे तो हम जॉइंट वेंचर ही बना देते हैं. एंड अगर मोर देन 50% हो गया तो यू आर सब्सिडरी. एंड सब्सिडरी अगर 100% है, यानी कंपनी तो दो अलग अलग एग्जिस्ट करेंगी, है ना, ये बात तो आप समझते हो, मिल नहीं जाएंगी, एक नहीं हो जाएंगे, बट दैट कंपनी विल बी कॉल्ड एज WOS, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज. ठीक है, अपने को क्लियर है? सॉर्टेड, कूल. सो हमने 3 कंपनीज पर डाली हैं, दैट इज होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट. सॉरी, क्लियर? आप देख लो, चेक कर लो,
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन। तो आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में दे सकते हैं वो लोग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने कर लिया एक्सेप्शंस टू लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं आई थिंक हमें समझ में आ गई है ये वाली बात है ना, 3 ये वाली कूल है। नेक्स्ट, प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनी है। देखो यार तुम्हारी बुक्स में ना इस पे 2-2 पेज भरा हुआ है, मैंने सिर्फ हेडिंग्स ली हैं। आप अंदर का मैटर इवेंचुअली जब आपका पूरा लॉ हो जाएगा तो आप खुद भी एग्जेम्पशंस अपने आप से लिख सक पाओगे। मतलब प्राइवेट कंपनी जहाँ जहाँ सेक्शंस में एग्जेम्प्टेड है आप कर पाओगे। कई सारे प्रिविलेजेस है, अगर हम बात करें बनाना आसान है यार, लोग कम क्योंकि चाहिए, डायरेक्टर्स कम चाहिए कहीं ना कहीं। एओए का ऑल्ट्रेशन वगैरह करना आसान काम है, इंट्रेंचमेंट करने में 100% रेजोल्यूशन लगता है। कंप्लायंसेस कम है, एक्चुअली शेयर्स वगैरह में यहाँ पे हम सिर्फ बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, है ना, प्रोस्पेक्टस तो बना नहीं सकते, तो आसान है कंप्लायंस करना। लेस कंप्लायंस रिलेटेड टू डायरेक्टर्स, ये हम डायरेक्टर्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सारे आपको बनाने ही नहीं है, अपने अपॉइंट ही नहीं करने, ना विमेन डायरेक्टर अपॉइंट होती है प्राइवेट कंपनी में, ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होती है। एक एनुअल जनरल मीटिंग का सेक्शन होता है 121 जो लिस्टेड कंपनीज को कंप्लाई करना मैंडेटरी है, तो ऑब्वियसली आपकी प्राइवेट कंपनीज उसमें एग्जेम्प्टेड है। ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी सेक्शन 177, 178 ये सब एप्लीकेबल ही नहीं है प्राइवेट कंपनी पे। CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी में एग्जेम्पशन है, नॉर्मली 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं या 2 चाहिए। कह रहे मैम इतने सारे पॉइंट्स हमें याद कैसे होंगे, आप कहाँ परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे ये बताओ भाई, याद ही नहीं करने। कह रहे मैम फिर ये रिस्पेक्टिव सेक्शंस जब हम करेंगे वहां पे प्राइवेट कंपनी का एग्जेम्पशन पढ़ लेंगे, दैट्स इट। उनको अलग से याद करना लिस्ट बना के और सेक्शन वाइज पढ़ना, भाई अलग अलग चीजें हैं। सेक्शन वाइज पढ़ोगे समझ में आएगा, यहाँ लिस्ट रट्टा सा मार लोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ठीक है। ये तो हमने इसलिए कर लिया कि बाई चांस इफ दे आस्क लाइक इजी क्वेश्चन व्हाट आर द एग्जेम्पशंस टू प्राइवेट कंपनी, बाई चांस तो आप एटलीस्ट रेडी रहो, ठीक है, कूल। नेक्स्ट, ये पब्लिक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही बेनिफिट्स वगैरह। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमें आपको पता ही है, यहाँ पे पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ही। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी फ्री है। लाइफ स्पैन चलती ही जाती है, है ना। फाइनेंशियल प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होने हैं, एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो पब्लिश होते हैं। एंड कैपिटल वगैरह कंपनी को ज़्यादा रेस करने के तरीके हैं, बिकॉज हमारे पास पब्लिक इशू का भी मेथड है, ठीक है। सो ये हो गए पब्लिक कंपनी। ये बाय चांस अगर आ गया ये, तो आपके पास एटलीस्ट कंटेंट तो है लिखने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए। आपको सोचना तो नहीं पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे, बस इसको इलेबोरेट कर देना, ठीक है। आपने कहा ओके। और पब्लिक कंपनी पे तो आप ये मान के चलिए बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क ये है, ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताने वाले हो, लेट्स सी कितने बच्चे पढ़ते हैं एक्चुअल में, ठीक है। ये टास्क है आपका, ये टास्क है, ये मुझे कमेंट्स में चाहिए, ये मुझे कहीं नहीं चाहिए, मुझे कमेंट्स में देखना है आप क्या करते हो। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 थिंग्स, ठीक है। हमने कई बार डिस्कस किया है, लेट्स सी आप कितना कर पाते हो, ठीक है, लेट्स सी। और कितने लोग वीडियो देखते हैं पूरा सॉरी, वो भी मुझे पता चलेगा, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो आप ये कर पाओगे। एंड लेट्स सी कौन जीतता है। एंड आप इसको बकायदा आंसर लिखना, आंसर टू मैम्स क्वेश्चन करके, एंड उसको सॉल्व करते जाना, बताते जाना ये 5 पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स सी, ठीक, ओके। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी आप पीछे कर ही चुके हो। एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल कंपनी यहाँ पे आया हुआ है। स्मॉल कंपनी मैंने कराया डिटेल में, सेटिंग अप में है। यहाँ पे एडवांटेजेस दिए थे स्मॉल कंपनी के, तो मैंने वो आपके लिए नोट्स के रूप में कंप्लीट कर लिया है डायग्राम में। बोर्ड मीटिंग यहाँ पे साल में सिर्फ 2 होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपकी कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम हमें यहाँ पे 2 बोर्ड मीटिंग करनी है।
जबकि नॉर्मल कंपनीज में ये बोर्ड मीटिंग 4 होती है, ठीक है। सो हम ये बोर्ड मीटिंग में करेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ स्मॉल, और स्मॉल में नहीं, सिर्फ ओपीसी और आपका ये स्मॉल कंपनीज में, कुल मिला के डोरमेंट में भी सिर्फ 2 मीटिंग करनी होती है साल की, ठीक है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कम है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्हें एग्जेम्प्टिव फाइल नहीं करने, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम बनाते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम बनाते हैं उसमें बाकी सारी कंपनी कैश फ्लो बनाती हैं, पर ओपीसी, स्मॉल और डोरमेंट कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाती। प्रोफेशनल्स के ज़्यादातर सर्टिफिकेट्स इनको नहीं चाहिए, एग्जेम्प्टेड है। एनुअल रिपोर्ट अब्रिज्ड जाती है, अब्रिज्ड का मतलब है समराइज्ड, समरी फॉर्म में जाती है आपकी। तो ये है आपके एडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल कंपनी, ठीक है। होल्डिंग पेरेंट कंपनी मैंने आपको कराई दी है डिटेल, इसमें डोरमेंट कंपनी में आपको यार डिटेल में कराना चाहती हूँ, एंड ये आपका साथ में चैप्टर 11 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज चैप्टर 11 डोरमेंट कंपनी का, ठीक है। एंड ये भी मैं आपको टॉपिक डिटेल में करा रही हूँ, एक ही जगह करो ना, अलग से फिर से क्या करने की जरूरत है। आपने कहा मैम ठीक है, बताओ आप डोरमेंट कंपनी क्या है। डोरमेंट कंपनी का एक तो सबसे बड़ी बात, सुनना 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 सुनना, मजा आ जाएगा ये टॉपिक करके आपको एकदम अच्छे से। कह रहे हैं मैम आखिरकार डोरमेंट के पीछे की स्टोरी क्या है, डोरमेंट है क्या कंपनी। पहले तो आप इसका सेक्शन कर लो, ठीक है, दैट इज सेक्शन 455। आपने कहा मैम ठीक है 455 सेक्शन तो ठीक है, आप हमें जेन्युइनली बताओ इसमें है क्या। डोरमेंट ना कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, डोरमेंट एक तरीके का स्टेटस है। कह रहे हैं मैम इस टॉपिक का क्या मतलब, क्या हुआ, सुनिएगा। आपने, अब देखो मैं अगर सच्ची में यहाँ पे क्लास में छिपकली ले आऊंगी पकड़ के तो आप डर जाओगे, इसलिए नहीं ला रही हूँ, वरना मैं ला सकती हूँ, ठीक है। छिपकली ठंड में कहाँ चली जाती है बताना मुझे। गर्मियों में अभी दिखती है, फिर ठंड में नहीं दिखती, क्यों। कह रहे हैं मैम वो चली जाती है, साइंस में हमने कुछ पढ़ा है, हाइबरनेशन पे, और इसलिए चली जाती है बिकॉज कहीं ना कहीं कंडीशंस उसके लिए कन्वीनियंट नहीं होती हैं, उसके लिए अच्छा नहीं होता है। आपने कहा हाँ मैम, परंतु फिर गर्मी में वो वापस आ जाती है, मरती नहीं है। आपने कहा हाँ। 2013 से पहले जब ये कंपनीज एक्ट नहीं आया था बेटा, उस समय कहीं ना कहीं डोरमेंट स्टेटस जैसा, डोरमेंट कंपनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मान लो आपने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी 2001 में, एंड वो 2 साल तक आपका बिजनेस नहीं चला, 2 साल आपने कोई बिजनेस नहीं किया, बस कंपनी खोल के डाल दी, परंतु बिजनेस नहीं। और ऐसा होता है क्योंकि आदमी सोचता अच्छी चीजें, पर जरूरी तो नहीं है यार हमेशा वैसी हो। आपने कहा मैं बिल्कुल सही बात कह दी आपने, बहुत गहरी, कभी कभी नहीं भी होती हैं अच्छी चीजें, फिर उस केस में क्या किया जाए। आपने कहा मैम ऐसे कंपनीज को आरओसी क्या करती थी, बंद कर देती थी। तो जस्ट इमेजिन जो पूरा इनकॉर्पोरेशन हुआ, उसका जो पैसा खर्चा हुआ, कितना खर्चा हो गया आप सोच के देखिए जरा। आपने कहा बिल्कुल सही कह रही हो आप। और वो खर्चा वेस्ट हुआ, जब दोबारा आप कंपनी खोलोगे तो दोबारा करना पड़ता था वो खर्चा। आपने कहा मैम ये तो बहुत बेकार बात थी। इसी चीज को चेंज करने के लिए हम 2013 ऑनवर्ड्स ये कॉन्सेप्ट लाए हैं डोरमेंट कंपनी का। और पता है आपको इसका सेक्शन अलग से फिका के 455 क्यों है। कह रहे हैं मैम लाइक 455, यस देयर आर टोटल 470 सेक्शंस। आप लास्ट के सेक्शन देखो, हमने एक सेक्शन करा है आपका 464 वाला, याद है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में मैंने आपको बातें बताई थी। एक मैं आपको कराऊंगी अलग से सेक्शन 447, ये पेनल्टी का सेक्शन होता है। और एक सेक्शन मैं आपको करा रही हूं यहां डोरमेंट कंपनी का सेक्शन 455, आपका मेन सेक्शन है ये, अंदर के सब सेक्शंस और क्लॉजेस आप छोड़ो, ठीक है। आपने कहा मैम क्या हुआ इस सेक्शन में, क्या हो रहा है बताओ थोड़ा सा। इस सेक्शन में और अलग क्यों फेंका आप जो बता रही थी, ये कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है ये। कह रहे हैं मैम कंपनी नहीं है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, निधि कंपनी है। ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी नहीं है। डोरमेंट कंपनी इज अ काइंड ऑफ अ स्टेटस जो आप कंपनीज को देते हो बेटा। इट इज अ स्टेटस, आप स्टेटस देते हो कंपनीज को जो आपकी चल नहीं रही हैं। आप चाहते हो कि यार इन्हें डोरमेंट का स्टेटस मिल जाए, कहते डोरमेंट कंपनी है, लाइक कह देते हैं हम लोग,
परंतु इट इज एक्चुअली अ स्टेटस विच कैन बी अवेल्ड बाय एनी काइंड ऑफ कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, स्मॉल, सेक्शन 8, एनी कंपनी कैन टेक दिस स्टेटस। आपने की अच्छा, एंड जैसे वर्ड डॉर्मेंट लग जाता है, इट इज एन इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट कहीं ना कहीं आपकी ये कंपनी अभी कहीं ना कहीं बिजनेस नहीं कर रही है। और कितने सालों से बिजनेस नहीं कर रही है, मैं आपको इस बात का भी मतलब बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। They are not having any, listen to the keywords very specifically, they are not having any significant accounting transactions. SAT हम बोलते हैं, Saturday, Saturday, na Saturday, Saturday, significant accounting transactions नहीं हो रहे हैं इनके। significant accounting transactions कितने सालों से नहीं हो रहे हैं मैम? 2 consecutive previous financial years, फिर से रिपीट कर रही हूं, at least 2 consecutive previous financial years से इनका कहीं ना कहीं SAT significant accounting transaction नहीं हुआ है। कम से कम 2 साल, कह रहे हैं मैम 2 साल से भी ज्यादा अगर हो गए हैं तो तब भी हम डॉर्मेंट का स्टेटस देंगे, पर अगर 2 साल से कम टाइम हुआ है, लेट्स से 6 महीने का टाइम हुआ है या 1 साल का टाइम हुआ है, तो हम आपको डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं देंगे। ठीक है, डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं देंगे। सॉर्टेड है? आपने कहा ठीक है मैम। नाउ यू हैव नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन टू द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। कह रहे हैं मैम एग्जाम्पल दे दो। लो जी, 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर भी था एंड 21-22 लगातार हो गए, देखो लगातार। आपने कहा हाँ जी मैम, और कहीं ना कहीं आपने बिजनेस नहीं किया, सैट नहीं किया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं करे हैं आपने कहा मैम ठीक है हमने नहीं करे हैं सैट। यस, दिस इज द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको डॉर्मेंट का स्टेटस मिल जाएगा आराम से, आरओसी पे अप्लाई करो, यू विल गेट दिस स्टेटस। एंड शायद साथ में हो सकता है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करें। यू हैव नॉट फाइल्ड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न वाई ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। मैं आपको यहाँ पे ना एक मस्त बात बताती हूँ, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मतलब इस बात का कोई वो बहुत नहीं है, बट सुनिएगा आपको मजा आएगा समझने में। दिस इज द ओनली सेक्शन इन द एंटायर कंपनी लॉ जिसमें आपने अगर एनुअल फाइलिंग नहीं करी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे हैं, तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अदरवाइज बाकी सेक्शंस में तो आपको आगे भी नहीं बढ़ने देते हैं, पता है। दे डू नॉट अलाउ यू टू डू एनीथिंग एल्स। प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, आप डिविडेंड नहीं निकाल सकते अगर आपके एनुअल फाइलिंग कंप्लीट नहीं है। और यहाँ एकमात्र ऐसा सेक्शन है कि हो सकता है आपकी एनुअल फाइलिंग कंप्लीट ना हो। रीज़न सिंपल है, जिस इंसान के पास धंधा ही नहीं है वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होगा और क्या फाइलिंग करेगा। दैट इज़ वाई इनको अलाउड है ये बात। आपने कहा ठीक है, डॉर्मेंट स्टेटस क्यों अचीव कर लेना चाहिए, ये मैंने आपको अभी अभी समझा दिया, ताकि आपको हैजल फ्री हो जाए धंधा, आपको बहुत सारे काम ना करने पड़े, आपको बहुत सारी फाइलिंग ना करनी पड़े, बिकॉज सबको पता है आपके पास कौन सा स्टेटस है, डॉर्मेंट। एंड अब मैं आपको डॉर्मेंट के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें और बताना चाहती हूँ। आपने कहा मैम बताओ क्या है छोटी छोटी चीजें। डॉर्मेंट कंपनी आपको जब वो स्टेटस लेना है ना, आप इफ यू वांट टू टेक दिस स्टेटस यू हैव 5 फॉर्म्स। ठीक है, अच्छा एक और मस्त बात सुनना, डॉर्मेंट का स्टेटस आपको मैक्सिमम मिल सकता है फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, मिल सकता है, इसको 2 ईयर्स वाली बात से कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी मेरे बच्चों। 2 साल वाली बात का मतलब हुआ पिछले 2 साल से आपका कहीं ना कहीं सैट नहीं हो रहा है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और जब डॉर्मेंट का स्टेटस मिल गया तो उसके आगे 5 सालों तक का आपको डॉर्मेंट का स्टेटस मिला रह सकता है। फिर से रिपीट कर रही हूं, कहीं ना कहीं फिर से रिपीट कर रही हूं। डॉर्मेंट कंपनी है, आपने कहा हाँ, डॉर्मेंट अगर बनना है तो पिछले 2 साल से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ हो, और आपको जब डॉर्मेंट का स्टेटस मिल जाएगा तो अगले 5 सालों तक आपको वो स्टेटस मिला रहेगा। अगर 5 सालों में ना आप कंपनी को एक्टिव नहीं कर पाए, वापस नहीं जगा पाए, तो भैया मेरे 5 साल में तो अगर गवर्नमेंट काम नहीं करती हम कहते हैं जाओ यार। 5 साल अगर कंपनी एक्टिव नहीं हो पा रही है तो हम कहेंगे जाओ यार। आरओसी ऐसी कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ कर देती है, बंद कर देती है परमानेंटली, लाइक खत्म कर देती है। तो आपको हमने टोटल टाइम पीरियड कितना दिया, 5 साल। और डॉर्मेंट का स्टेटस आपको कब मिला, जब आपके पिछले एटलीस्ट
2 ईयर्स से, कॉन्जिक्यूटिव ईयर से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे थे। और कॉन्जिक्यूटिव वर्ड ना इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि हमारा 1 साल 16-17 में धंधा नहीं हुआ, ठीक है, 16-17 में, फिर 20-21 में नहीं हुआ कोविड के टाइम पे, अबे यार तो ऐसे डोरमेंट का स्टेटस तो ही ना मिल जाएगा। इट हैज टू बी बैक टू बैक, लाइक 2021 एंड 21-22, इट हैज टू बी 16-17 एंड 17-18, समथिंग लाइक दैट वुड बी देयर कहीं ना कहीं, अदरवाइज नहीं मिलेगा डोरमेंट का स्टेटस, ठीक है। अभी मैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होता है उस पर भी आती हूँ, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। आपने कहा मैम 5 साल के लिए स्टेटस मिलेगा और कुल मिला के डोरमेंट कंपनी में फॉर्म्स भी 5 ही हैं। आपने कहा ठीक है मैम बताओ। द फॉर्म का सीरीज इज एमएससी। एमएससी का फुल फॉर्म जानना चाहते हो? कह रहे हैं हाँ मैम हमें तो समझ नहीं आ रहा एमएससी का मतलब क्या हुआ, डीआईआर तो समझ में आता है, एडीटी ऑडिटर हो गया, आईएनसी इनकॉर्पोरेशन हो गया, ये एमएससी क्या है? आप हंसते हंसते गिर जाओगे। इट इज मिसलेनियस, क्योंकि ये लास्ट के सेक्शन है ना यार, तो इन्हें कोई रेंज नहीं मिली, इन्होंने मिसलेनियस करके एमएससी डाला है। एमएससी 1 आप भेजते हो कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी है मतलब भेज रही है, टू गेट द स्टेटस इनएक्टिव, यानी आरओसी पे आपने एमएससी 1 भेजा, ठीक है। फिर आरओसी आपको एमएससी 2 भेजती है कि तथास्तु आपको डोरमेंट का स्टेटस मिल गया है। एमएससी 3 जब आप डोरमेंट हो जाते हो तो एक एनुअल रिटर्न आपको भरना पड़ेगा, एंड वो एमएससी 3 जो है, जो डोरमेंट स्टेटस के एनुअल रिटर्न जाता है, वो जाता है ऑन और बिफोर एवरी ईयर 30th अप्रैल, और उसमें कुछ खास नहीं जाता, उसमें बस ये चला जाता है कि हाँ हम अभी भी डोरमेंट हैं और हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं जाता है। अगर आपको कंपनी को एक्टिव कराना है तो इट इज एमएससी 4, और अगर आरओसी उस बात को एक्टिव कर देगी तो दैट्स एमएससी 5। आरओसी भेजती है एमएससी 5। तो हमारे पास, मैं पीछे चली जाती हूँ, पीछे हम पे स्पेस थी थोड़ी सी, है ना, इसको हटाते हैं। आपके 5 फॉर्म्स हैं, दैट इज एमएससी 1 कंपनी भेजती है डोरमेंट करने के लिए, एमएससी 2 आरओसी भेजती है, एमएससी 3 एनुअल रिटर्न का फॉर्म है, एमएससी 4 आप एक्टिव करने के लिए भेजते हो 5 साल के अंदर, एंड एमएससी 5 आरओसी भेजती है आपको। सो बेसिकली एमएससी 2 एंड एमएससी 5 आरओसी के फॉर्म्स हैं, ये आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, ये तो आरओसी भेजती है ना आपको। एंड एमएससी 1, 3 एंड 4 कहीं ना कहीं आपका आप भेजने वाले हो, ठीक है। ये तो हर साल जाएगा ही जाएगा, ये एक्टिव करते समय, ये डोरमेंट करते समय, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। ये 5 फॉर्म जरूर से लिख लीजिए, ध्यान रहेंगे आपको। आपने कहा मैम ठीक है, ठीक, तो 5 साल सिंपल है याद रखने के तरीके, 5 साल डोरमेंट का स्टेटस एंड 5 साल कहीं ना कहीं 5 फॉर्म्स आपके एमएससी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आपने कहा मैम ठीक है, राइट। अब मैं आपको एक मस्त शॉर्टकट करा रही हूँ, आपका चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं ना ये फॉर्म्स हटा देती हूँ, फॉर्म्स तो आई एम अज्यूमिंग आप लिख लोगे, या मैं ऊपर टांग देती हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको कहीं और फिट कर देती हूँ। आपके पास ये वाले नोट्स होने चाहिए क्योंकि मज़ा आ जाएगा आपको। आपने कहा मैम क्या कराने जा रही हो ये भी बता दो हमें। मैं आपको ना शॉर्टकट करा रही हूँ, कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए डोरमेंट स्टेटस लेते वक्त, ठीक है, और ये शॉर्टकट करने में मज़ा ही अलग आएगा आपको। आपने कहा मैम बताओ क्या है शॉर्टकट, सुनना। पीडी शर्मा ने, गर्मी का मौसम है ना बेटा, अंकल ने, पीडी शर्मा ने आइस क्यूब खाके, बर्फ खाके, आइस क्यूब खाके पाउडर लगाया। पाउडर बोलो, पाउडर कह रहे मैम पाउडर बोलते, अरे बोलो ना मेरे संग, पाउडर 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 लगाया, ठीक है। ये है मस्त शॉर्टकट और आपको मजा आ जाएगा कहीं ना कहीं ये शॉर्टकट करके। कह रहे हैं मैम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं मैम क्या क्या कंडीशंस क्या हैं, आप पहले तो ये शॉर्टकट लिखो। पीडी शर्मा ने आइस क्यूब खा के पाउडर लगाया। आपने कि मैम बताओ, हमें बताओ, हम बना रहे हैं कहीं ना कहीं ये, ठीक है। पीडी पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से अगर आपने कोई प्रकार के डिपॉजिट्स लिए हुए हैं ये आउटस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए। ये देखिएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स, आपके पब्लिक डिपॉजिट्स पेंडिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो पीडी शर्मा का
पहला हो गया आपका पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट एस से आपके शेयर कैपिटल तो होगी, बिल्कुल होगी, बट योर शेयर्स शुड नॉट बी नॉट लिस्टेड। किसी भी प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज पे, ना इन इंडिया ना आउटसाइड इंडिया, आपकी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं होने चाहिए। आपने कहा मैम ठीक है, देखिएगा इस पॉइंट पे, 8th पॉइंट पे, नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आपके सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं होने चाहिए। आपने कहा मैम आप ये सारे पॉइंट्स कवर करा दोगी, और क्या, एक शॉर्टकट से, सिंपल तरीके हैं यार याद करने के। याद करना इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं होता है। पीडी शर्मा ने आइस क्यूब खा के पाउडर लगाया, सिंपल है। पीडी शर्मा अंकल, आप मैथ्स पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे यार, मुझे पता नहीं, आर.डी. शर्मा की बुक से, उनके भाई हैं पीडी शर्मा, समझ लीजिए, ठीक है। उन्होंने बर्फ खाया और गर्मी का मौसम है तो पाउडर लगा लिया, ठीक है। आपने कहा पीडी इज पब्लिक डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आपने मुझसे बात करी आपका एस से, शर्मा के एस से, सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, कहाँ गए, पीडी शर्मा ने आइस क्यूब खा के, ठीक है। आइस क्यूब, आई 3 बार आ रहा है, आई। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कंपनी के अगेंस्ट में पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। आए इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, पहला पॉइंट देखिएगा। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, कोई भी प्रकार की चीज कंपनी के अगेंस्ट में आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। आपने कहा मैम ठीक है, आइस क्यूब हो गया। पब्लिक डिपॉजिट्स पेंडिंग नहीं होने चाहिए, शेयर्स लिस्टेड नहीं होने चाहिए, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पी से, प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट में, कंपनी के अगेंस्ट में कोई लिटिगेशन का केस, कोर्ट कचहरी का केस, कोई जेल वगैरह का मैटर ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, प्रोसिक्यूशन इज द कीवर्ड, नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, नो प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड पेंडिंग कंपनी के अगेंस्ट में। आपने कहा मैम वाओ, दिस इज कमाल। नेक्स्ट ओ से, कोई भी प्रकार के आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जो ड्यू हो गए हैं, ठीक है, ड्यू हो गए हैं, वो आपके अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, आपकी चीजें पेड होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग लोन सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड नहीं हो, और अगर है तो उनकी परमिशन ले लें कि हम डोरमेंट बनने जा रहे हैं, आपको दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू, पाउडर का डब्ल्यू, वर्कमैन के किसी भी प्रकार के ड्यूज पेंडिंग नहीं होने चाहिए। कोई प्रकार के आपके वर्कमैन ड्यूज, ये देखिए डब्ल्यू, वर्कमैन ड्यूज पेमेंट नहीं होना चाहिए। डी, डब्ल्यू के बाद डी, डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए कंपनी में आपस में कि हमें करवाना है कि नहीं। डायरेक्टर्स में पता चला लड़ाई चल रही है, नो डिस्प्यूट्स, ठीक है। आपने कहा यस मैम, बिल्कुल डन है हमारे। आप देखो, आई हो गया, पी हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, आउटस्टैंडिंग ओ हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। 5 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आपका ई तो असेट्रा है, तो आप ई छोड़ सकते हो। आर से, कोई भी प्रकार के गवर्नमेंट के रेट्स, टैक्सेस, ड्यूटीज पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें आप रेट वर्ड ऐड कर लो, आर वहां पे बन जाएगा। गवर्नमेंट के सारी चीजें पेड होनी चाहिए कहीं ना कहीं। पीडी शर्मा ने आइस क्यूब खा के पाउडर लगाया, कोई है जो आपको ऐसे पॉइंट्स मस्त याद करा सके? अगर आपने सेटिंग अप का फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा चैप्टर एक ऐसे ही शॉर्टकट के संग करा दिया है। आपने कहा मैम ठीक है, मजा आ गया हमें कहीं ना कहीं, फिर से हम बात कर सकते हैं एक बार। पीडी शर्मा ने, देखो ना, पीडी शर्मा ने आइस क्यूब खा के पाउडर लगाया। आपने कहा मैम लगा लिया, ठीक है। मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे, मेरे संग बताएंगे। सबसे पहले पीडी इज आपका कहीं ना कहीं पब्लिक डिपॉजिट्स पेंडिंग नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट एस से आपने कहा मैम कहीं ना कहीं शेयर्स कंपनी के लिस्टेड नहीं होने चाहिए, और अगर लिस्टेड हैं तो वो हटवा दिए जाए वहां से। नेक्स्ट आपका ऊपर किसी भी प्रकार का इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन आपकी कंपनी के अगेंस्ट में ना चल रहा हो। आउटस्टैंडिंग लोन किसी भी प्रकार के ना हो, और अगर हैं तो आप स्पेशल परमिशन लोगे। वर्कमैन के ड्यूज आपके पेंडिंग नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। ई से असेट्रा और रेट्स
टैक्सेस, आपके किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट के पेंडिंग ड्यूज बिल्स होते हैं ना, वो सब पेंडिंग नहीं होने चाहिए। अगर आपने पीडी शर्मा ने आइस क्यूब खा के पाउडर लगा लिया तो आप डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आपको डोरमेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। आपने कहा ठीक है मैम, कितने सालों के लिए स्टेटस मिलता है? जल्दी से देखिए मेरी आंखों में और मुझे बताइए। कह रहे हैं मैम 5 साल के लिए। कितने फॉर्म्स हैं? 5। कौन कौन से? जल्दी बताएंगे। MSc 1, MSc 2, MSc 3, MSc 4, MSc 5। कह रहे हैं मैम बहुत पीछे चले गए। बिल्कुल ठीक बात है। वी हैव 5 फॉर्म्स, MSc 1, 2, 3, 4 and 5। सॉर्टेड। ओके, नेक्स्ट। आपने कहा मैम और क्या बताना चाहती हो? और मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है? आपने कि मैम बताओ, ठीक है जी। सुने, इस टॉपिक को यहां से काटते हैं, हटाओ इसे, ये हम कर चुके हैं। हटाओ 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 हटाओ, इसे हम खाली स्लाइड मान रहे हैं। आपने कहा ठीक है मैम, खाली स्लाइड। आप क्या बताने वाली हो? देखो यार, सवाल ये नहीं है व्हाट इज सैट, ये तो आप बकायदा काट देना लिख के। सवाल ये है व्हाट इज नॉट सैट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस क्या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो यार, हम इतनी लंबी लिस्ट कहां तक बनाएं कि ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। अरे यार परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा हमने काम किया है ये आइडेंटिफाई कर लें कि व्हाट इज नॉट सैट। और इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ये काम कर रहे हो, अगर आप ये काम कर रहे हो तो डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हैं, डोरमेंट स्टेटस ले सकते हैं। क्लियर है अपने को? यानी अगर ये 4 काम है, अगर आप ये कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये सैट कंसीडर नहीं किए जाते। और जब सैट ही नहीं है ये, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। वैसे भी हम आराम से चिल करेंगे एंड आप आराम से कहीं ना कहीं डोरमेंट का स्टेटस ले लेना। शॉर्टकट रेडी है, जैसे आपने पिक्चर देखी है RRR, हम पे शॉर्टकट है RRST। साथ में बोलिएगा मेरे, RRST, RRST। 4 आइटम बस याद करा दूंगी। पीडी शर्मा ने आइस क्यूब खा के पाउडर लगाया, जरूर से कमेंट में बताइएगा, ठीक है? RRST में क्या हो रहा है मैम? RRST में हो रही हैं 4 बातें। फर्स्ट, आपने कंपनी के रजिस्टर्स मेंटेन करे होंगे। कह रहे हैं हाँ मैम। और यार ये तो मैंडेटरी था ना रजिस्टर मेंटेन करना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप देखो तो आपने कहा हाँ मैम, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे बस। ठीक है मैम, आपने रजिस्टर मेंटेन करा है। नेक्स्ट R से आपने वही बात कहीं ना कहीं ROC पे फाइलिंग करी होगी सारी चीजों की। आपने कहा हाँ मैम, और उसका खर्चा पानी हुआ होगा। बिकॉज देखो यार, ये वो चीजें आप देखना, इवेंचुअली मैं आपको बता रही हूं, बता ही देती हूं पूरी बात। शेयर्स इशू करे होंगे जब कंपनी बनाई होगी, लिस्ट नहीं, इशू, ठीक है? आपने दिए होंगे सब्सक्राइबर्स को। एंड T से आपने जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह बनते हैं वो पे करे होंगे। आप लॉजिक समझना इन चारों बातों की। बेटा मेरे, ये तो चारों मैंडेटरी चीजें हैं ना। कंपनी चले ना चले, धंधा चले ना चले, बिजनेस हो ना हो, आपको कहीं ना कहीं ये काम करना ही है। अरे भैया, हर आदमी, तुम भी कह रहे हैं मैम हमने सोच ली थी हम CS करेंगे। हमने उसके बाद ना जाके तुरंत सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जाके रजिस्टर खरीद लिए घर में। हम 10 रजिस्टर खरीद लाए अप्सरा के, और हमने साथ में पेन पेंसिल भी खरीद लिए, एक से एक स्टेशनरी। अब आदमी तो यही सोच के रजिस्टर लाया था ना कि पढ़ाई करेंगे। कह रहे हैं हाँ, सोचा था पढ़ाई करेंगे, अब नहीं कर रहे तो क्या करें? हम नालायक निकले, हम पापी बच्चे, हम नहीं पढ़ते। सोच के देखो आप, आदमी रजिस्टर्स तो खरीदेगा। हो सकता है बंदा हायर कर लिया उसने बुक्स अकाउंट्स बनाने के लिए, पूरा का पूरा अकाउंटेंट हायर्ड है। आप सोच के देखो। कह रहे मैम हाँ,
क्योंकि हमने सोचा था रजिस्टर बनाएंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, पहले दिन एंट्री पास हमने कर दी थी कि कैपिटल अमना ने बढ़ाई, कैश हमारे पास आया। आप सोच के देखो, आदमी सोचता तो यही है, पर अब नहीं चला तो इसमें हम क्या करें? ये तो मैंडेटरी खर्चा था, उसको तो बनाना ही था, ये काम आरओसी कहती है। दूसरा, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई तो भाई साहब आरओसी पे फाइलिंग करी होगी, खर्चा पानी किया होगा, फॉर्म्स भेजे होंगे, उसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती। शेयर्स इशू करे ही होंगे बिकॉज आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, एंड टैक्सेस पे करे होंगे। एक बात बताऊं, जब तक इंसान मर नहीं जाता ना, टैक्स उसके गले में बना रहता है। आपने कहा मैम मैंडेटरी बिजली का बिल भी भरना ही पड़ता है चाहे आप बिजली इस्तेमाल ना करो। डू यू नो दिस? फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड चार्जेस तो होते हैं ना। आपने कहा हाँ मैं सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं व्हाट इज नॉट सैट का मतलब है ये 4 काम आपने करे, RRST। फिर से कौन से 4 काम? RRST एंड विच इज ओके। अगर आप कर रहे हो तो भी आपको डॉर्मेंट का स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, आपने कहा मैम ठीक है समझ गए, ये मैं हेडिंग डाल देती हूँ आपको कंफ्यूजन ना रहे। डॉर्मेंट स्टेटस, ठीक है, इसको हटाते हैं, गंदा लग रहा है ये, छी 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 छी। कह रहे हैं हाँ मैम गंदा लग रहा है, आप इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। ओके, परंतु ये हाइलाइटर नहीं चल रहा है। कह रहे हैं मैम आपको चलाना नहीं आता है। ओके माय डियर किड्स, कह रहे हैं अब देखो चलेगा। चल गया मेरे दोस्तों, चल गया ला। कह रहे मैम आप ऐसे क्यों खो जाती हो, आपको मजा आता है पढ़ाने में? हाँ मुझे पढ़ाने में मजा आता है और मुझे लगता है आपको पढ़ने में आता होगा। कह रहे हैं हाँ मैम हमारी भी जिंदगी की कुछ मजबूरियां हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये है आपका डॉर्मेंट का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको इसी में मस्त कंप्लीट करा दिया है। आपने कहा मैम मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया कहीं ना कहीं। ओके ठीक है, यहीं तक का टॉपिक है। सो आपसे जरा मैं क्विक बातें कर लूं, कुछ रिवीजन कर डालें, कुछ पॉइंटर्स नोट कर डालें। यस मैम, फर्स्ट डॉर्मेंट कंपनी का सेक्शन है 455। कितने फॉर्म्स हैं? 5। कौन कौन से? MSc 1 2 3 4 5। 1 भेजेगी कंपनी डॉर्मेंट करने के लिए, 2 ROC भेजेगी, कर दिया डॉर्मेंट। 3 हम भेजेंगे हर साल एनुअल रिटर्न 30 दिन के अंदर, दैट इज 30 अप्रैल से पहले तक। MSc 4 एक्टिव करने के लिए कंपनी भेजेगी और ROC भेजेगी MSc 5 की, एक्टिव कर दिया। अगर 5 साल में आपको डॉर्मेंट से एक्टिव नहीं हुए आप तो कंपनी आपको ROC आपको बंद कर देगी, स्ट्राइक ऑफ कर देगी। कह रहे हैं हाँ मैम, डॉर्मेंट बनने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। PD शर्मा ने आइस क्यूब खा के पाउडर लगाया। पब्लिक डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग नहीं होने चाहिए। शेयर्स आपके किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होने चाहिए। प्रोसिक्यूशन किसी भी प्रकार का पेंडिंग नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग लोन पेंडिंग नहीं होने चाहिए। वर्कमैन के ड्यूज पेंडिंग नहीं होने चाहिए। डिस्प्यूट्स आपस में डायरेक्टर्स के बीच में नहीं होनी चाहिए। E से एसेट्रा और R से रेट्स, गवर्नमेंट के ड्यूटीज, टैक्सेस, कोई भी प्रकार की लायबिलिटीज पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। सवाल यह नहीं है कि आपने डॉर्मेंट स्टेटस कब लिया, सवाल यह है कि क्यों लिया। आपके पास पिछले 2 सालों से धंधा नहीं है, दैट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम एटलीस्ट लास्ट 2 consecutive प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से नहीं है, और शायद हो सकता है आपने एनुअल फाइलिंग भी नहीं करी है। एनुअल फाइलिंग करना इस केस में ऑप्शनल था। नेक्स्ट, आपने 4 काम करे होंगे जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं माने जाते, दैट इज RRST। आपने कहीं ना कहीं ROC पे फाइलिंग करी होगी, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की कोशिश की होगी, शेयर कैपिटल इशू करी होगी एंड टैक्सेस पे करे होंगे। अगर ये 4 काम करे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डॉर्मेंट का स्टेटस मिल जाएगा। 2 मिनट्स के अंदर रिवीजन डन, और यहां पे आपका चैप्टर 11 खत्म हो जाता है। मुबारक हो, क्योंकि 2 बार ये दिया हुआ है, मैंने आपको 1 बार करा दिया है। चाहो तो बुक पलट के देख लेना और चाहो तो मेरे नोट्स पलट के देख लेना, ठीक है। आपने कहा ठीक है मैम, बिल्कुल सही, सॉर्टेड बात है। आपने कहा मैम मजा आ चुका है डॉर्मेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी पढ़ के। गवर्नमेंट कंपनी का तो टॉपिक आप हमें क्या पढ़ाओगी, हम आपको पढ़ा देंगे। गवर्नमेंट कंपनी का टॉपिक बहुत आसान। आपने कहा मैम इसका अगर आप सेक्शन बता दो तो ओके, आप जो कहो आपके लिए, हर बात सर आंखों पे। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है, अरे भैया पेन चल जा मेरे, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 45, मस्त। कह रहे हैं मैम याद कैसे रखेंगे, अरे याद करने में क्या है। 246 था आपका होल्डिंग,
वो था H, और 245 उससे जस्ट पहला वाला सेक्शन G, गवर्नमेंट। G, गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% कंपनी का पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय बोथ। तो आपका सीजी है, अरे यार ठीक है, या तो आपका सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय बोथ ऑफ देम, ठीक है। अभी एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक होती है, मेरे बच्चों जल्दी से बताओ गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी क्या कहलाएगी? कह रहे हैं मैम गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी आपकी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी। दैट मीन्स अ कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी मजे आ गए, बल्ले बल्ले गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सेक्शन 8 कंपनी लास्ट में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह लगाती है, गवर्नमेंट कंपनी में तो एक अमेंडमेंट आया है, मस्त अमेंडमेंट सुनिएगा क्या है। लास्ट में कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं, लिमिटेड वर्ड लगाना भी अब मैंडेटरी नहीं रह गया, ना लिमिटेड ना प्राइवेट लिमिटेड, तो चिल कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी। आपने कहा ठीक है मैम, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं इवेंचुअली आपके संग कराऊंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। ये तो अभी इन्होंने जो आपकी बुक्स में दिया है ना बेटा, मैं आपको ये बात भी बता दूं, ये जो इन्होंने आपकी बुक्स में दिया है ये बिफोर अमेंडमेंट दिया है। आफ्टर अमेंडमेंट जो है दिस इज बिफोर अमेंडमेंट, ठीक है। आफ्टर अमेंडमेंट नो रिक्वायरमेंट ऑफ लिमिटेड, या कितना बुरा लिखा है ना ये मैंने, छी छी, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट आफ्टर अमेंडमेंट, फिर से लिखते हैं, कह रहे हैं हाँ मैम, आफ्टर अमेंडमेंट नो रिक्वायरमेंट ऑफ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, जरूरत नहीं है आपको इनकी। आपने कहा ठीक है मैम, इनके लिए कई सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, इसमें से एक आध मैं अभी करा देती हूं। फॉर एग्जांपल डिविडेंड 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में जाता है, इनके ऊपर गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है, हम करेंगे ये डिविडेंड चैप्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 17 जो है वो इनके ऊपर नॉट एप्लीकेबल है, ये हम कभी नहीं करेंगे बिकॉज ये AS है, ठीक है। नेक्स्ट कई सारे डिस्क्लोजर्स हैं जो इन्हें बोर्ड रिपोर्ट में नहीं करने, अंडर सेक्शन 134, ये 15 डायरेक्टर से ज्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम लिख देती हूं सिंपल, नो प्रॉब्लम। और एनुअल जनरल मीटिंग का पॉइंट में सेक्शन 96 में कवर कराऊंगी इन जनरल मीटिंग टॉपिक। तो ये वही बात है, मैंने आपसे कहा था ना, प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स हम जब टॉपिक वाइज करेंगे तब करेंगे, ऐसे मेरे को मजा नहीं आता यार, ये कोई याद कराने वाली चीज नहीं है ना, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं फिर तो मजा आए ये करने में, फिर एग्जामिशन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है अपने को? ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वगैरह वाले पॉइंट भी इसी के लिए एप्लीकेबल है। मैं तो कहती हूं इन्हें हटा दो, कह रहे हैं मैम आप हटा दो, ठीक है हटा देते हैं ये सारे पॉइंट्स, हटाओ हटाओ, मैं तो इसमें लिख देती हूं नॉट। अरे यार क्या को ऐसा चलता है रे, बेइज्जती कराता है मेरा बच्चों के सामने, एकदम बेइज्जती। हाँ, नॉट एप्लीकेबल, देखा मैं आर नहीं मानती है, नॉट एप्लीकेबल अभी के लिए, ठीक है। ये आप टॉपिक्स अभी छोड़ दीजिए, बिल्कुल हटाइए इन सारी चीज़ों को। गवर्नमेंट कंपनी की नज़र से कैसे समझा दूं मैं आपको, जब तक डायरेक्टर नहीं कराएगी मैं तुमको, ऑडिटर चैप्टर नहीं कराएगी। आपने कहा मैम ठीक है समझ गए। अभी मेरी तरफ से थैंक यू नहीं हुआ है, आपने कहा मैम क्यों, एक सेकेंड, थैंक यू क्यों नहीं हुआ? आप तो थैंक यू करने वाली हो, हमें लगा नहीं जी, मैं आपको थैंक यू नहीं कर रही हूँ। इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है, मैं आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक की जगह, हटाओ इस टॉपिक को तो पहले, ठीक है,
मैं इस टॉपिक की जगह आपको कराने वाली हूं मेरे बच्चों ओपीसी, ठीक है। कह रहे हैं क्या कराने वाली हूं मैम? ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, दैट इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन जो हमें करना है। आपने कहा मैम ठीक है करा दो, हम तो पढ़ना ही चाहते हैं। ओपीसी मैंने आपको सेक्शन याद कराया था, अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। प्राइवेट का सेक्शन है, प्राइवेट का सेक्शन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इट इज 268। और नलायको पापियों दुष्टों, अगर तुम्हें ये सेक्शन याद नहीं हुआ है तो जाके पुरानी क्लासेस देखो अभी इसी वक्त, डिटेल में देखो, 2x की स्पीड पे मत भगाओ। 262 ओपीसी। आपने कहा मैम बताओ। कह रहे हैं ओके, हम सुनने को तैयार हैं, बेसब्र हैं। सॉर्टेड। इस कंपनी में होता है एक मेंबर और एक नॉमिनी। आप बिल्कुल वैसे समझना जैसे होता है एक स्कूटर, पुराने जमाने वाला स्कूटर, जिसमें एक मेंबर आगे बैठता था, वही स्कूटर चलाता था, वही पेट्रोल डलवाता था, वही उसी की जिम्मेदारी, ठीक है, उसको पार्क करने की। एंड पीछे मिसेस बैठा करती थी, आंटी जी। वो एक ट्रायंगल और स्क्वायर सीट नहीं हुआ करती थी, आप बीच में घुस जाते थे, बच्चा है ना, बच्चे की जगह ही नहीं है यहाँ। एक मेंबर और एक नॉमिनी। और देखो यार, काम पूरा का पूरा कंपनी में मेंबर करता है, शेयर होल्डर भी यही है, इसके अलावा कोई शेयर होल्डर नहीं है। कह रहे मैम नॉमिनी शेयर्स नहीं खरीदता? नहीं। नॉमिनी क्या है? नॉमिनी मरने का इंतजार कर रहा है। कह रहे मैम किसके? मेंबर के। और मैं आज आपको एक मस्त शॉर्टकट करा रही हूं, मुझे जल्दी से बताना आपको समझ में आया या नहीं। नॉमिनी बन जाएगा मेंबर। क्या बन जाएगा? नॉमिनी मेंबर। जब टूटेगा मेंबर का दिल। कह रहे मैम क्या बात कर रही हो, मेंबर का दिल टूट जाएगा? हाँ। दिल से याद आया, दिल से याद आया। डी से डेथ, आई से इनकेपेबिलिटी और एल से लुनेसी। फिर से डी से डेथ हो गई, आई से इनकेपेबल हो गया मेंबर, फिजिकली उसको हर्ट हो गया है परमानेंट बेसिस पे, ठीक है, वो काम नहीं कर सकता। एंड लुनेसी, कहीं ना कहीं मेंटली वो ठीक नहीं रहा। उस दिन ये नॉमिनी बन जाएगा मेंबर, नॉमिनी बन जाएगा मेंबर। आपने कहा ठीक है, तब तक क्या करेगा? कुछ नहीं, चिल करेगा। आपने कहा ठीक है मैम। नेक्स्ट सुनिएगा मेरी बात को। आपने कहा मैम इन मेंबर और नॉमिनी की खास बात क्या है? इन दोनों की 3 खास बातें। कह रहे मैम 3 खास बात क्या? मिस्टर सी, मिस्टर सी बोले तो एम से मेजर होने चाहिए दोनों जने, 18 और 18+। यानी अगर आपका कोई छोटा बच्चा है 10 साल का, ठीक है, कह रहे हाँ मैम हम ही कहीं ना कहीं हम ही अभी माइनर है, ओके। कह रहे मैम हम नॉमिनी नहीं बन सकते? नहीं। कह रहे मैम मान लो जब हम बच्चे थे तब नॉमिनी बन जाए, मेंबर मरने में अभी टाइम है? नहीं। जिस दिन आप कंपनी में नॉमिनी बनने आए हो उस दिन आप 18 के होने चाहिए। मैं 18 बरस का होना चाहिए, मेंबर भी और नॉमिनी भी। ये बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं, कह रहे मैम अगर मान लो जब हम नॉमिनी बने ना तुम 17 साल के और अभी तो ही ना मर रहा है मेंबर एकदम अचानक से, अभी तो उसको टाइम है 10-15 साल है, तो मैम बताइए। नहीं जी, जब आप बना रहे हो, आपको नॉमिनी बनाया जा रहा है, यू शुड बी 18, अदरवाइज यू कैन नॉट बिकम अ नॉमिनी। इट्स एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, सेकेंड, ये अमेंडमेंट आया है आर और इसके आगे मैं बनाए दे रही हूं चुड़ैल। डरना नहीं इस पॉइंट में। कह रहे हैं मैम ठीक है, आप हो तो डर कैसा? रेसिडेंट और अदरवाइज, यानी आप इंडिया में या तो रहते हो या नहीं रहते हो, चलेगा, दोनों तरीके से चलेगा। रेसिडेंट हो तो चलेगा, नहीं हो, नॉन रेसिडेंट भी हो, बाहर रहते हो तो भी चलेगा। कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट है। और इन्होंने ना एक लाइन लिखी हुई है, उससे परेशान नहीं होना बेटा, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। कहते हैं रेसिडेंट का मतलब है जो इंडिया में एटलीस्ट 120 डेज तो रहा ही रहा हो। कितने दिन रहा हो? 120 डेज इंडिया में रहा हो इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आपने कहा मैम ठीक है, इंडिया में कितने दिन रहा हो? 120 डेज। पर एक बात बोलूं, ये पूरी की पूरी बात ही बेकार है, क्योंकि आज की डेट में ना प्रैक्टिकली चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, फिर से चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, आप आराम से कहीं ना कहीं इंडिया में ओपीसी खोल सकते हो। एंड दिस इज टू प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया, विच इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू आर ओपनिंग एन ओपीसी।
राइट। सो दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट जो 2021 के बजट में आया था। एंड एक और अमेंडमेंट आया था कि ओपीसी अब कभी भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है, कोई फिक्स्ड लिमिट्स नहीं है पेड अप और टर्नओवर की। तो वो पॉइंट हट गए हैं। अगर आपको वो स्कैनर्स में मिले वैसे क्वेश्चंस, तो अब आपको वो क्वेश्चन काट देने हैं, सिरे से करने ही नहीं है। आपने कि मैम ठीक है समझ गए। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं चाहे आप रेसिडेंट हो चाहे आप रेसिडेंट नहीं हो, आप मेंबर और नॉमिनी दोनों बन सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड, एक इंपॉर्टेंट बात, आप सिटीजन तो इंडिया के ही होने चाहिए, यानी आपका सिटीजनशिप इंडिया का हो, आप रहते चाहे भले बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसेंट का केस बता रही हूं, अभी अक्षय कुमार ने कनाडा की सिटीजनशिप छोड़ के इंडियन सिटीजनशिप ली है। दैट मीन्स पहले क्या था, वो सिटीजन फॉरेन का था परंतु रहता कहां था परमानेंटली, इंडिया में, रेसिडेंट वो इंडिया का था। तो अब हम उल्टी बात कर रहे हैं यहां पे। हम कह रहे हैं अगर आप इंडिया में रहते नहीं हो तो चलेगा, दैट मीन्स रेसिडेंट और अदरवाइज। रेसिडेंट मीन्स रहना, और सिटीजन होने चाहिए, सिटीजनशिप आपके पास इंडिया की होनी चाहिए, ये जरूरी बात है। आज अगर मैं फॉरेन में रहने चली जाऊं और फॉरेन की सिटीजनशिप ना लूं कहीं ना कहीं, विच इज ओके, मैं कहीं ना कहीं रेसिडेंट बाहर की हुई पर सिटीजन इंडिया की हुई। क्लियर है सबको? ठीक है, बढ़िया, मैं मान के चल रही हूं आपको समझ में आया, ठीक है। दैट मीन्स ओपीसी में कितने मेंबर कितने नॉमिनी चाहिए, आपने कहा मैम एक एक चाहिए, ठीक है भैया। आपने कहा मैम और बात बता दो हमें ओपीसी के बारे में, ठीक है भैया सुनिएगा। ओपीसी एनबीएफसी जैसा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ओपीसी को अलाउड नहीं है ये बिजनेस करना। आपने कहा मैम ठीक है, यानी ओपीसी कैन नॉट हैव एनबीएफसी का बिजनेस। नेक्स्ट, मैंने आपको ये बात समझा दी, नॉमिनी बन जाएगा मेंबर, जब मेंबर का क्या टूट जाएगा, दिल। दिल बोले तो डेथ, इनकेपेबिलिटी एंड लुनेसी। अरे यार ये दिक्कत खत्म नहीं होती, इनकेपेबिलिटी एंड लुनेसी, इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए, एंड नहीं और। आपने कहा मैम ठीक है, क्लियर है अपने को? आपने कहा मैम बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हुए आपने कहा मैम बताओ, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं ओपीसी की ही। ओपीसी की एक खास बात है, सुनिएगा। कह रहे मैम जे कौन है? जे, अरे यार जे कैसे पैर रहेगा इसके, है ना? ये सुनिएगा, ये मेंबर है लेट से, और ये नॉमिनी है। आपने कहा मैम ठीक है। एक बात समझ लीजिएगा, एक बार में एक बंदा एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है और किसी दूसरे ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, यानी आप सिंपल बात समझना, मुझे देखो जल्दी, देखो ना। आपने कहा मैम हाँ बताओ, मैं अगर एक इंसान हूं तो मैं एक ओपीसी में मेंबर हो सकती हूं, एक ओपीसी में, और किसी दूसरे ओपीसी में नॉमिनी हो सकती हूं। कह रहे हैं मैम थोड़ा सा हमें और समझाओ। ओके, इनके पैर छोटे करने पड़ेंगे। कह रहे हैं कर दो मैम। कह रहे मैम बताओ हमें भी बताओ। सुनना, ये है राजकुमार और ये है राजकुमार के दोस्त मिस्टर दीपक। आपने कहा ओके मैम, क्या हुआ मैम बताइएगा। हुआ ये कि राजकुमार ने अपना एक ठेला लगा लिया, अपनी एक कंपनी खोल ली है गोलगप्पे की, और उसने बकायदा 6 पानी वाले गोलगप्पे रखे हैं, हींग जीरा भी है, देखो ना खट्टा मीठा भी है और कुछ और भी है। ठीक है, उसने गोलगप्पे की ठेल लगाई और कहा राजकुमार, अरे यार थैंक यू क्यों कह रहा है, कह रहा है राजकुमार ये है मेरी गोलगप्पा प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। आपने कहा मैम ठीक है, ये उसकी ओपीसी है। आपने कहा यस मैम। सिमिलरली एट द सेम टाइम राजकुमार इस कंपनी में मेंबर बन गए
और दीपक अपने दोस्त को उसमें नॉमिनी बना लिया। आपने कहा मैम ठीक है। दीपक ने भी देखा देखी सोची कि क्यों ना मैं काम करूं, मैं भी इसके बगल में एक ठेला लगा लूं, और मैं तो एक बात बता रहा हूं, मैं तो मोमोज का ठेला लगा लेता हूं, वेज नॉन वेज पनीर सोया सब लगा लेता हूं। उसने मोमोज की ठेले लगा ली। दीपक मोमोज प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। और इसने कहा तू दोस्त है मेरा राजकुमार, कहीं ना कहीं तू मेरे यहां नॉमिनी बन जा। अब आप सिचुएशन समझना क्या है। राजकुमार की ओपीसी में राजकुमार मेंबर है और दीपक नॉमिनी, और दीपक की ओपीसी में दीपक मेंबर है और राजकुमार नॉमिनी। क्या ये सही है? कह रहे मैम बिल्कुल सही है। एक आदमी दो मुखौटे पहन सकता है, एक मेंबर का एक नॉमिनी का, एक मेंबर का एक नॉमिनी का। अपनी ओपीसी में मेंबर, दूसरी की ओपीसी में नॉमिनी, अपनी ओपीसी में मेंबर, दूसरी ओपीसी में नॉमिनी। और हां सुनना, ये जो लिमिट है ये सिर्फ ओपीसी के लिए है। आप 100 प्राइवेट कंपनी में मेंबर बनो, आप 50 पब्लिक कंपनी में मेंबर बनो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा मैम ठीक है। अब क्या तीसरी जनी के लिए कह रहे हैं, तीसरी जनी आना चाहती है, आरुषि। आरुषि आरुषि इनकी कंपनी में मेंबर बनना चाहती है। कह रहे हैं चलो यहां से। कभी कह रही है अच्छा मुझे नॉमिनी ही बना लो। हमने कि चलो यहां से, हमारे यहां ऑलरेडी जगह फुल है, हम तुम्हें नहीं रख सकते। ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। तो आरुषि चली गई यहां से। ओके, अब आपने कहा मैम दीपक एक और ओपीसी खोलना चाहता है, क्या उसे अलाउड है? नहीं। राजकुमार एक और ओपीसी में नॉमिनी बनना चाहता है, क्या उसे अलाउड है? नहीं। सही है। अब क्या होगा सुनना, कहानी में ट्विस्ट। वन डे, एक दिन क्या हुआ, आरुषि चली आई राजकुमार के ठेल पे गोलगप्पे खाने के लिए। आरुषि चली आ रही है। आपने कहा मैम फिर क्या हुआ, हमें बताओ ना क्या हुआ। राजकुमार साहब इनके प्यार में हो गए, पागल है पागल है पागल है पागल है, ये हो गए लुनेटिक। कह रहे हूं मैम मजाक की बात है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं लेट से इन तीनों में से कुछ भी हो गए राजकुमार साहब। आपने कहा मैम ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूं, इनको दुकान छोड़नी पड़े, इन्हें सैड कर देते हैं, सैड राजकुमार जी, क्योंकि अब ये दुकान छोड़ चुके हैं डेथ इनकेपेबिलिटी या लुनेसी की वजह से। अब क्या हुआ समझिएगा, दीपक इस ओपीसी में नॉमिनी थे। आपने कहा हाँ मैम, ओ माय गॉड, वो अब इस ओपीसी में भी मेंबर बन गए और अपनी ओपीसी में तो मेंबर है ही हैं। आपने कहा हाँ मैम है, बिल्कुल सही बात है। और आपने कहा था एक जना दो ओपीसी की मेंबरशिप होल्ड कर नहीं सकता, यही कहा था ना मैंने कि दो ओपीसी अलाउड नहीं है। आपने कहा मैम अब सिंपल है। हमने कहा यार ऐसे रेयर केसेस में हम स्पेशल 6 months का टाइम देते हैं फॉर सच पर्सन लाइक दीपक टू चूज आइदर ऑफ द ओपीसीज। कह रहे हैं मैम वो क्या क्या कर सकता है, वो चाहे तो राजकुमार की ओपीसी कंटिन्यू कर ले और अपनी बंद कर दे, वो चाहे तो अपनी कहीं ना कहीं कंटिन्यू करे और राजकुमार की बंद कर ले, वो चाहे तो नया नॉमिनी टाइप का बंदा ढूंढ लाए, राजकुमार में एक नया मेंबर ले आए, तो कहीं ना कहीं काम चलता रहेगा। 6 महीने का वक्त दे रहे हैं। देखो आपको ये डिस्क्राइब नहीं करना एग्जाम में कि कैसे बंद करेगा, क्या करेगा, आपको तो ये बात करनी है कि विद इन 6 months ही इज गोइंग टू चूज आइदर ऑफ द ओपीसीज, और दूसरी वाली वो किसी ना किसी तरीके से मेंबरशिप छोड़ देगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर मैं फिर से रिपीट करूं आपके संग, देखिएगा क्या हुआ। देखिए एक ओपीसी, एक आपकी मेंबर, प्राइवेट कंपनी है, ये वैरायटी है, आपको पता ही है मेरे ख्याल से ये बात, और लास्ट में लगाती है प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। इसमें एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी, दोनों को 3 कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, मेजर, रेसिडेंट और अदरवाइज एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। मेजर मतलब 18 और 18+, रेसिडेंट मतलब चाहे इंडिया में रेसिडेंट हो चाहे नहीं हो, अदरवाइज बाहर का भी बंदा चलेगा। रेसिडेंट की डेफिनेशन एटलीस्ट 120 डेज इन अ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, बट इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिटीजन इंडियन होना चाहिए। एनबीएफसी या इन्वेस्टमेंट के बिजनेसेस ये कर नहीं सकते। नॉमिनी बनेगा मेंबर जिस दिन टूटेगा मेंबर का दिल, दैट इज डेथ, इनकेपेबिलिटी और लुनासी। अब मैंने आपसे कहा
एक बार में एक बंदा एक ही ओपीसी में मेंबर या दूसरी ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। ठीक है, आपने कहा मैम ठीक है, यानी एक जना दो मुखौटे पहनेगा, एक मेंबरशिप का एक नॉमिनीशिप का। बाय चांस जिस ओपीसी में वो नॉमिनी है, ही गेट्स membership also of that OPC because that member, the original member has died or whatever has happened, right? कहीं ना कहीं now such member like Deepak in our example has 2 memberships. आपने कहा yes ना, membership 2 हो गई हैं कहीं ना कहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं उसके पास 6 months का टाइम है। ठीक है, कितने महीने का? 6 months का to leave either of the OPCs। और यहां मैंने आपको डिटेल में ओपीसी टॉपिक भी करा दिया है। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूं यार, अलग से सुनिएगा। अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रकार का टॉपिक आ जाए, ये मैं एक जनरल बात बोल रही हूं, ठीक है, कहीं प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करनी है, पब्लिक कंपनी रजिस्टर करनी है, ओपीसी रजिस्टर करनी है, सेक्शन 8 रजिस्टर करना है, स्मॉल कंपनी, कुछ भी इस टाइप का टॉपिक आ जाए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, इनके ऊपर सबके ऊपर स्पाइस प्लस ही एप्लीकेबल है। सो जो आपने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस सीखा है ना, आपके बुक्स में हर कंपनी का अलग अलग टाइप दिया है, वैरायटी दिया है स्पाइस प्लस का। आप क्यों परेशान होते हो? आप अपने वही बेसिक फॉर्म्स जो आपको पता है, INC 32, INC 33, INC 34 भेज देना। हाँ, सेक्शन 8 के लिए फॉर्म्स अलग हैं आपके, INC 13, INC 31 और INC 14, ये अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, आपका एक अजाइल प्रो भी फॉर्म है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, आपको बेसिक कैरेक्टर्स सबके समझ में आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइवेट में 2 लोग, पब्लिक में 7 लोग, ओपीसी में 1 आदमी, इस तरीके से, और फॉर्म्स पता है। मेथड वही नाम रिजर्व करके और फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का सेम रहेगा, स्पाइस प्लस ही आपका फॉलो होगा। तो आप चिंता मत करना, ये टॉपिक हमने इकट्ठा स्पाइस प्लस में ही कवर कर लिया है। टाइप्स ऑफ कंपनीज मैंने आपके संग सारी की सारी ले ली हैं। यहाँ जाके आपका ऑल टुगेदर सेटिंग अप प्लस कंपनी लॉ का 2nd चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वहाँ हमने निधि कंपनी वगैरह जैसे टॉपिक्स किए थे, यहाँ पे हमने ये किया है। एंड अब मैं जरूर से आपको बोल दूंगी कहीं ना कहीं, कह रहे हैं क्या मैम, थैंक यू। पढ़ते रहिए अच्छे से, मस्त करते रहिए पढ़ाई, बढ़िया बढ़िया। डाउट्स पूछिए जरूर से मुझसे चैनल पे, ऐप पे, कहीं पर भी डाउट्स पूछिए, आई विल बी आंसरिंग यू। डीपीपी करिए साथ में, तभी मजा आएगा रे वीडियो। सॉर्टेड, बाय, लॉट्स ऑफ लव टू यू।